हेलो जय हिंद साथियों, आज हम देखने वाले हैं नदी तंत्र। ठीक है, जो कि आपके एसएससी जीडी जो 2026 में मतलब इसी साल ही जो एग्ज़ाम आने वाला है उसका एक बहुत ही एग्जामिनर का फेवरेट टॉपिक है और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके ज्योग्राफी से बनते हैं, यानी भूगोल से बनते हैं। तो आइए इसको हम एक एक करके बढ़िया से देखते हैं। इसमें हम मतलब जहाँ जैसा ज़रूरत पड़ा है, मैप की ज़रूरत पड़ा है, सबको हम लेकर आए हुए हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर मतलब कहीं भी आपको समझने में किसी भी प्रकार की परेशानी ना होगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ों को पूरे डायग्राम के रूप में, पूरा 3D का फॉर्मेट में हम लाए हुए हैं। ठीक है, ताकि आपको समझने में परेशानी ना हो। तो इजाज़त हो तो शुरू किया जाए। ठीक है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं। चलिए तो अगर हम बात करते हैं कि जो हमारा नदी तंत्र होता है वो किस किस फॉर्मेट में हो सकता है। आपके 2025 के एग्ज़ाम में इस फॉर्मेट से 5 प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, 5 प्रश्न पूछे गए हैं। तो द्रुमाकृतिक एक होता है जिसको डेंड्रेटिक बोलते हैं, यानी वृक्षाकार। जब भी कोई नदियाँ जब अपने प्रवाह के दौरान में कुछ इस प्रकार की संरचना अगर बना लेती है, इस प्रकार की, ऐसा लगे जैसे वह एक वृक्ष की शाखा की तरह हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं? वृक्ष की शाखा की तरह हो, या फिर ऐसे देखने पर वृक्ष जैसा भी लगता है, उसको हम वृक्षाकार बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? इसमें अगर हम ऐसे ऐसे कर दें तो वृक्ष जैसा बन जाएगा कि नहीं बनेगा? बन जाएगा। तो उसको हम क्या बोलते हैं? वृक्षाकार बोलते हैं। एक पेड़ की शाखा जैसा ये दिखता है। ठीक, उसके बाद एक जालीनुमा अपवाह होता है। इसमें क्या होता है कि यहाँ से निकला, फिर यहाँ से निकल कर ऐसे 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 ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे, इस टाइप का जब निकल जाता है। सहायक नदियाँ जो होती है, जो इसमें की जो सहायक नदियाँ होती है, ध्यान रखिए, जालीनुमा में समकोण के नदी पर मिलती है। मान लीजिए ये मेन नदी है, और जो भी सहायक नदी है, जैसे मान लीजिए ये मुख्य रूप से सहायक नदी है, तो ये तो 90 डिग्री पर ही कटेगी, कट करेगी। ठीक है, जो भी सहायक नदी है वो 90 डिग्री पर कट करती है। ठीक, सहायक नदियाँ समकोण पर नदी में मिलती है, ध्यान रखिएगा। एक होता है और ये अपवाह तंत्र, यानी इसको रेडियल बोलते हैं। क्या इसका जो क्या होता है कि केंद्रीय गुंबद शिखर से निकलने वाली नदियाँ होती हैं। ठीक है, शिखर से वैसी नदियाँ जो कि शिखर से निकलती है, जैसे अगर हम नर्मदा की बात करते हैं या फिर सोन की बात करते हैं, वो शिखर से निकलती हैं। तो उनका जो रेडियल होता है, वे उनका जो प्रवाह होता है कैसा होता है? रेडियल होता है। उनका जो प्रवाह कैसा होता है? रेडियल होता है। एक होता है अभी केंद्रीय अफवाह, नदियाँ अपना पानी केंद्रीय झील या गड्ढे में बहाती है। जब नदियाँ मान लीजिए कहीं आकर अपना अपना जल लाकर रख देती है, यहाँ से सभी नदियाँ क्या कि अपना अपना जल इसमें रख दी, तो उसको हम क्या बोलते हैं? अभिकेंद्रीय अफवाह तंत्र बोलते हैं, सेंट्रीपिटल ड्रेनेज सिस्टम बोलते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो ये तो कुछ प्रकार होगा। अब भारतीय नदी प्रणाली को समझने के लिए हमको देखना होगा कि जो आपका उत्तरी भारत है और दक्षिणी भारत है, उसमें 2 प्रकार की नदियाँ पाई जाती हैं। उत्तरी भारत में जनरली हिमालय नदियाँ पाई जाती है, और दक्षिणी भारत में प्रायद्वीपीय नदियाँ पाई जाती है। हिमालयी नदी की अगर हम बात करते हैं तो इनका जो प्रवाह होता है 12मासी होते हैं। ये साल भर पानी रहता है। इसमें क्या होता है? साल भर पानी रहता है। कारण क्योंकि इनका जो स्रोत होता है वो ग्लेशियर से होता है। इनका जो स्रोत किस चीज़ से होता है? तो ग्लेशियर से होता है। सालों भर ग्लेशियर का पानी खत्म नहीं होता है। मार्ग की बात करते हैं तो अगर इनकी मार्ग की बात करते हैं तो नदियों के पास अपने स्रोत से समुद्र तक लंबे रास्ते तय करते हैं। प्रमुख नदियाँ की अगर हम बात करते हैं, सिंधु हो गया, ब्रह्मपुत्र हो गया, गंगा हो गया। ठीक है, ये पर्वत श्रृंखलाओं के उत्तर से निकलती हैं। ठीक है, कुछ नदियाँ पूर्ववर्ती होती है, जो नदियाँ पूर्व की ओर बहती है उसको पूर्ववर्ती बोलते हैं, और जो नदियाँ पश्चिम की ओर बहती है उसको हम क्या बोलते हैं? पश्चिमवर्ती बोलते हैं। जैसे अगर हम सतलज की बात करते हैं, कोसी की बात करते हैं, सिंधु की बात करते हैं, तो ये आपका वैसी नदियाँ एंटीसीडेंट है, यानी कि आपका पूर्ववर्ती है। ठीक है, उसके बाद प्रायद्वीपीय नदी की अगर हम बात करते हैं तो ये अल्पकालिक होती है। शुष्क मौसम में पानी का प्रवाह कम हो जाता है। मार्ग कैसा होता है? अगर इसके मार्ग की बात करते हैं तो इसका मार्ग होता है आपका छोटा, उथले रास्ते होते हैं। दिशा की बात करते हैं तो जो अधिकांश नदियाँ होती है पश्चिमी घाट से निकलती है और बंगाल की खाड़ी की ओर बहती है। प्रमुख नदियों की बात करते हैं तो नर्मदा हो गया, तापी हो गई और गोदावरी हो गई। ये सभी क्या है? तो प्रमुख नदियाँ हैं। सभी क्या है? तो ये प्रमुख नदियाँ हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अब हम सबसे फेमस चीज़ बात कर लेते हैं, सिंधु नदी तंत्र। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र, इसका उद्गम की बात करते हैं। सिंधु नदी तंत्र की अगर हम उद्गम की बात करें तो ये मानसरोवर झील के पास से बोखरचू ग्लेशियर से निकलता है। कहाँ से निकलता है? तो बोखरचू ग्लेशियर से निकलता है। तिब्बत में इसका नाम क्या है? तो सिंगी खम्बन है। तिब्बत में इसका क्या नाम है? तो सिंगी खम्बन है, जिसका अर्थ क्या होता है? शेर का मुख होता है। जिसका अर्थ क्या होता है? तो शेर का मुख होता है।
अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो 2880 किलोमीटर है। और भारत में कुल लंबाई की बात करें तो भारत में कुल लंबाई की बात करते हैं तो आपका 1114 किलोमीटर है। 3 गो 1 है और 1 गो 4 है, ठीक है। तो 1114 किलोमीटर है भारत में, और पूरा कितना है तो आपका 2880 किलोमीटर है। बहाव क्षेत्र की बात करते हैं, यानी किस किस क्षेत्र में बहता है, तो चीन में बहता है, भारत में बहता है, पाकिस्तान में बहता है। और जाता कहाँ है, अंततः मिल कहाँ जाता है, तो अरब सागर, पाकिस्तान में, अरब सागर में मिल जाता है। और यह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी है। जिस प्रकार हमारे देश की राष्ट्रीय नदी क्या है, गंगा है, ठीक उसी प्रकार पाकिस्तान की जो राष्ट्रीय नदी है क्या है, सिंधु है, ठीक है। क्या है, तो सिंधु है, ठीक। उसी को यहाँ पर बताया गया है कि जो आपका सिंधु नदी है लेक मानसरोवर के पास से निकलती है, ठीक है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है, ठीक है। और ये क्या करती है, बोखरचू ग्लेशियर से निकलती है। और टोटल भारत में इसकी लंबाई कितना है, तो 1114 किलोमीटर है। चलिए, और लास्ट में क्या होती है, ये अंततः आकर आपके अरब सागर में गिर जाती है, अरब सागर में गिर जाती है, लद्दाख से होकर बहती है, ठीक। उसके बाद अगर हम कुछ अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात करते हैं, देखिए दो नदियों के बीच का जो भूमि होता है उसको हम दोआब बोलते हैं। दो नदियों के बीच की भूमि को क्या बोलते हैं, दोआब बोलते हैं, ठीक है। जैसे पंजाब, तो पंजाब क्या है, तो 5 नदियों की, पंजाब में 5 नदी बहती है, तो इसीलिए उसको हम पंजाब बोलते हैं। सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच का जो क्षेत्र होता है उसको सिंधु सागर दोआब बोलते हैं। क्या, सिंधु सागर दोआब बोलते हैं, सिंधु सागर दोआब बोलते हो। झेलम और चेनाब के बीच का चज दोआब बोलते हैं। च से चिनाब और ज से जना है, झ है चज, चज दोआब, ठीक है। झ से झेलम। अगर हम बात करते हैं कि चिनाब और रावी को क्या बोलते हैं, रेचना दोआब बोलते हैं, ठीक है, रेचना। र से रावी, च से चिनाब, ध्यान रखिएगा। रावी और ब्यास के बीच के भूमि को बाड़ी दोआब बोलते हैं, बाड़ी दोआब बोलते हैं, ठीक है। बाड़ी, ब से ब्यास, रा से रावी। और बिष्ट दोआब किसको बोलते हैं, ब्यास और सतलज के बीच की भूमि को हम बिष्ट दोआब बोलते हैं। ब्यास और सतलज के बीच की भूमि को हम क्या बोलते हैं, बिष्ट दोआब बोलते हैं। ये उपजाऊ मैदान कृषि के लिए क्या होते हैं, तो अत्यंत ही महत्वपूर्ण होते हैं, ठीक। उसके बाद बात करते हैं सिंधु जल समझौता की, जो कि 1960 में होता है। हस्ताक्षर कौन करते हैं, तो जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान करते हैं। कहाँ होता है यह संधि, कराची में होता है। जवाहरलाल नेहरू और अयूब खान। मध्यस्थता करने का काम कौन करता है, तो मध्यस्थता करने का काम वर्ल्ड बैंक करता है, यानी कि विश्व बैंक करता है। अगर हम इसकी बात करते हैं कि कुछ नदियाँ जो होती है पश्चिम की साइड में बहती है, जैसे सिंधु झेलम चिनाब हो गया, सिंधु झेलम चिनाब हो गया। इसके तहत क्या होता है कि सिंधु झेलम चिनाब 80% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल करता है और 20% पानी भारत उपयोग करता है, ठीक। लेकिन पूर्व की ओर नदियाँ जो है, देखिए पश्चिम में क्या है, पश्चिम में आपका पाकिस्तान था, तो पश्चिम की तरह जो भी महत्वपूर्ण नदियाँ थी उसको पाकिस्तान को दे दिया गया 80% पानी यूज करने के लिए। और जो पूर्व साइड में 3 नदियाँ जो बहती है, जो पूर्व साइड में 3 नदियाँ बहती है उसको भारत को 80% उपयोग के लिए दे दिया जाता है। और वो कौन है, तो रावी, ब्यास और सतलज है। कौन है, रावी, ब्यास और सतलज है, रावी, ब्यास और सतलज है। और 20% पानी पाकिस्तान इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन 2025 में जब ऑपरेशन सिंदूर चला, ठीक है, पहलगाम आतंकी हमला हुआ, उसके बाद सिंधु जल समझौता को क्या किया जाता है, स्थगित कर दिया जाता है मोदी जी के द्वारा, ठीक है। अब हम बात करते हैं, एक करंट से रिलेट करके पूछेगा तो यहाँ से बन जाएगा। ऐसा भी पूछ सकता है कि आपका कि केवल सिंधु जल समझौता के तहत भारत में बहने वाली नदियाँ कौन कौन सी थी, तो रावी, ब्यास और सतलज। हालांकि आपका जो 71वीं BPSC था, यहाँ से प्रश्न बना हुआ है, तो सोचे हैं कि चलो क्या पता एग्जामिनर का मोड में क्या आ जाए, कहीं यहाँ से प्रश्न बन जाए, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, ठीक। अब सिंधु की प्रमुख सहायक नदियाँ की बात करते हैं, तो कुछ नदियाँ जो होती है सिंधु की जो दाहिने किनारे से मिलती हैं, और कुछ जो नदियाँ होती है बाएं किनारे से मिलती हैं। सिंधु की कुछ नदियाँ जो होती है बाएं से मिलती है, सिंधु की कुछ जो नदियाँ होती है बाएं से मिलती है, और कुछ नदियाँ दाएं से मिलती हैं। दाएं से मिलने वाली अगर हम नदी की बात करते हैं तो सहयोग हो गया, गिलगित हो गया और हुंजा हो गया। सहयोग, गिलगित और हुंजा, सहयोग, गिलगित और हुंजा हो गया, सहयोग हो गया, गिलगित हो गया और हुंजा हो गया। ये क्या किधर से मिलती है, दाहिने से मिलती है। जबकि बाएं से मिलने वाली नदी की बात करते हैं झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास और सतलज है। अगर हम झेलम की बात करते हैं तो झेलम का प्राचीन नाम क्या है, तो झेलम का आपका प्राचीन नाम बितस्ता है। झेलम का प्राचीन नाम क्या है, तो झेलम का प्राचीन नाम आपका बितस्ता है, ठीक। उसके बाद उद्गम की बात करते हैं कि कहाँ से इसका उद्गम होता है, तो वेरीनाग से होता है। इसका उद्गम कहाँ से होता है, तो वेरीनाग से होता है। विशेष क्यों है, तो युवा अवस्था में विषाक्त बनाती है, उलर झील बनाती है। उलर झील को पानी देती है, उलर झील को क्या करती है, पानी देती है, और भारत और पाक की सीमा पर बहती है। कौन ऐसा नदी है जो भारत और पाक की सीमा पर बनती है, झेलम।
ठीक है, पुराना नाम क्या है तो बितास्ता, प्राचीन नाम बितास्ता। उसके बाद हम चिनाब की बात करते हैं। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है तो आस्किनी है। चिनाब का प्राचीन नाम क्या है तो आस्किनी है। उद्गम की बात करते हैं तब बारालाचा दारा से होता है। और विशेषता की बात करते हैं तो सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सा है? सिंधु की सबसे बड़ी जो सहायक नदी आपका चिनाब है। हम रावी की बात करते हैं। रावी का प्राचीन नाम क्या है तो परुष्णी है। और उद्गम कहाँ से होता है तो रोहतांग दर्रा से होता है। उद्गम कहाँ से होता है जी? तो रोहतांग दर्रा से होता है। और ब्यास की बात करते हैं तो ब्यास का प्राचीन नाम क्या है तो बिपाशा है। ब्यास का प्राचीन नाम क्या है तो बिपाशा है। और उद्गम कहाँ से होता है तो रोहतांग दर्रा से होता है। उद्गम कहाँ से होता है तो रोहतांग दर्रा से होता है। अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो यह एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है। एकमात्र सहायक नदी है जो पाकिस्तान में क्या करती है? प्रवेश नहीं करती। इस बात को ध्यान रखिएगा। अब हम सतलज की बात करते हैं तो इसका प्राचीन नाम क्या है? शतरुद्री है। उद्गम कहाँ से होता है तो राकोस्थल मानसरोवर से होता है। और ये शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करते हैं। किस दर्रे से भारत में प्रवेश करती है तो शिवकिला दर्रे से भारत में प्रवेश करती है। ठीक है, और शिवकिला दर्रा किस राज्य में है आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं गंगा नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र समाप्त हो गया। अब हम बात कर लेते हैं किसकी? गंगा नदी तंत्र की। तो इसको हम क्या कहा जाता है? भारत की राष्ट्रीय नदी कहा जाता है। कब घोषित किया जाता है तो 2008 में इसको भारत की राष्ट्रीय नदी घोषित किया जाता है। और भारत की यह सबसे लंबी नदी है। कितना लंबाई है तो 25-25 किलोमीटर लंबाई है। कितना लंबाई है जी? तो 25-25 किलोमीटर इसकी लंबाई है। और बांग्लादेश में प्रवेश जब करती है तो इसका नाम पद्मा हो जाता है। बांग्लादेश में जब ये प्रवेश करती है तो इसका नाम क्या हो जाता है तो पद्मा हो जाता है। अगर हम वैज्ञानिक तथ्य की बात करते हैं तो बोतल में रखा गंगा जल जो जिसमें बैक्टीरियोफेज वायरस की मौजूदगी के कारण हमेशा ताज़ा रहता है। इसका जल जो होता है हमेशा ताज़ा रहता है और ख़राब नहीं होता है। आप इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि 2 बोतल लीजिए, उसमें एक में क्या कीजिए कि गंगा जल रख लीजिए और दूसरे में क्या कीजिए कि दूसरे में आप दूसरा जल रखिए, कल की जल रख लीजिए। देखिएगा कल का जल में बदबू आना शुरू हो जाएगा, लेकिन गंगा का जल एकदम शुद्ध का शुद्ध रहता है। कारण क्यों? क्योंकि इसमें बैक्टीरियोफेज नामक वायरस पाया जाता है। ठीक, चलिए गंगा का प्रवाह मार्ग की अगर हम बात करते हैं और प्रमुख शहर जो कि गंगा के तट पर बसे हुए हैं तो उसकी अगर हम बात करते हैं तो एक तो उत्तराखंड हो गया, दूसरा आपका प्रयागराज हो गया, कानपुर हो गया, ठीक है, वाराणसी हो गया, पटना हो गया। सभी के सभी गंगा के तट पर स्थित राज्य हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश में आपका प्रयागराज है, कानपुर है, और बिहार में आपका वाराणसी भी उत्तर प्रदेश में ही है, और बिहार का पटना आपका। सबसे लंबा मार्ग कहाँ होता है? किस राज्य में होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। सबसे लंबा मार्ग कहाँ होता है? तो उत्तर प्रदेश में होता है। और सबसे छोटा मार्ग कहाँ होता है? तो किस राज्य में होता है? तो झारखंड में होता है। यानी कौन ऐसा राज्य है जिसमें गंगा सबसे अधिक लंबी दूरी तय करती है? तो वो आपका उत्तर प्रदेश होता है। और कौन ऐसा राज्य है जिसमें गंगा का जो बहाव क्षेत्र है सबसे कम है? तो वो आपका झारखंड है। ठीक, चलिए गंगा की प्रमुख सहायक नदियों की बात करते थे। यमुना की अगर हम बात करें, यह गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है। क्या है? तो ये गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी है आपका यमुना। सोन की बात करते हैं तो सोन का उद्गम कहाँ से होता है? अमरकंटक पठार से होता है। और अमरकंटक पठार से होता है और ये प्रवाह दिखाता है, क्योंकि यह क्या होता है? एक पठार से निकलता है, इसीलिए यह क्या दिखाता है? तो और ये प्रवाह दिखाता है। ठीक, उसके बाद इसकी सहायक नदियों की बात करते हैं। किसकी सहायक नदियों की बात करते हैं? अगर हम यमुना की सहायक नदियों की बात करते हैं तो चंबल हो गया, सिंध हो गया, बेतवा हो गया, केन हो गया और टोंस हो गया। ये आपका यमुना की सहायक नदी है। ठीक है, और सोन की सहायक नदी की बात करते हैं तो कोयल हो गया, रिहंद हो गया। पुनपुन नदी पटना के निकट फतुहा में गंगा से मिलती है। जो पुनपुन नदी है वो पटना के निकट फतुहा में किससे मिलती है? तो गंगा नदी से मिलती है। ठीक, अब हम पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ठीक है, ये एक प्रकार का रिवीजन है, समझ रहे हैं ना? ये एक प्रकार का रिवीजन है, तो ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा है। ठीक है, जहाँ से क्वेश्चन बनने की भरपूर संभावना है, केवल हम उसी टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, उसी चीज़ों को कवर कर रहे हैं। ठीक, तो अब हम देखते हैं ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। कुल लंबाई कितना होता है? तो 2900 किलोमीटर होता है। और भारत में लंबाई इसकी कितना है? तो आपका 916 किलोमीटर है। भारत में लंबाई कितना है? तो 916 किलोमीटर है। और इसका निकलती कहाँ से है? तो चेमा युंगडुंग ग्लेशियर या फिर आंगसी ग्लेशियर तिब्बत से इसका निकलती है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि नामचा बारवा में यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। नामचा बारवा में यू टर्न लेकर भारत में प्रवेश करती है। और विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप है माजुली द्वीप, जो कि असम में है, यही नदी बनाती है। विश्व का सबसे बड़ी नदी द्वीप माजुली द्वीप असम में यही बनाती है। अगर डेल्टा की बात करते हैं कि पद्मा, यमुना और मेघना मिलकर विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा का निर्माण करती है। पद्मा, यमुना और मेघना मिलकर क्या करती है? विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा, यानी सुंदरी वृक्ष जहाँ पर है, जिसके कारण उसको सुंदरबन डेल्टा बोलते हैं। ये सुंदरबन डेल्टा का क्या करती है? निर्माण करती है। ठीक, यू टर्न कहाँ लेती है? तो नामचा बारवा में यू टर्न लेती है। ठीक, और असम में इसका नाम ब्रह्मपुत्र पड़ता है। असम में इसका नाम क्या पड़ता है? तो ब्रह्मपुत्र पड़ता है, ध्यान रखिएगा।
उसके बाद बात करते हैं अगर हम यार्लुंग सांगपो, उत्पत्ति कहाँ से होती है? तो यार्लुंग सांगपो जहाँ से उत्पत्ति होता है, उत्पत्ति स्थल है यार्लुंग सांगपो, इसका क्या है? उत्पत्ति स्थल है। और हम बात करते हैं कि प्रवेश के बाद इसका नाम हो जाता है शिहंग, शियंग या फिर दिहांग, ठीक है, शियंग या फिर उत्पत्ति स्थल होता है। एक मिनट ध्यान रखिएगा, उत्पत्ति जो स्थल होता है वहाँ पर इसको क्या नाम देते हैं? ब्रह्मपुत्र को यार्लुंग सांगपो के नाम से जानते हैं। उत्पत्ति स्थल की बात करें तिब्बत से निकलता है, ठीक है, ये यार्लुंग सांगपो का नाम देते हैं। जब ये भारत में प्रवेश प्रवेश कर लेती है तो उसके बाद में इसको हम क्या नाम देते हैं? शियंग और दिहांग नाम देते हैं। और जब यह धुबरी में दक्षिण की ओर मुड़ती है, असम के धुबरी में जब यह दक्षिण की ओर मुड़ती है तो इसको हम ब्रह्मपुत्र बोलते हैं, ठीक है, ब्रह्मपुत्र बोलते हैं। और जब यह गंगा से मिल जाती है बांग्लादेश में तो इसको हम जमुना के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? जमुना के नाम से जानते हैं, ठीक है। पद्मा जिसको गंगा बोलते हैं, जमुना जो कि ब्रह्मपुत्र का नाम है, और ये जब दोनों मिल जाती है तो इसको हम मेघना बोलते हैं। और ये सभी आपस में मिलकर क्या करती है? बंगाल की खाड़ी में जाकर धराम से गिर जाती है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों की, तो दाहिने किनारे की सहायक नदी है जो दाहिने ओर से मिलती है वो दिबांग है। देखिए दिहांग वो अलग चीज़ है, ठीक है। दिहांग क्या है? दिहांग इसका नाम है। दिहांग इसका भारत में जब प्रवेश कर लेती है तो सियांग या फिर दिहांग इसका नाम हो जाता है। लेकिन दिबांग जो है इसकी सहायक नदियाँ है, दाहिने ओर से मिलती है। दिबांग हो गया, कामेग हो गया, मानस हो गया, तीस्ता हो गई, सुबनसिरी हो गई, ये सभी ब्रह्मपुत्र की दाहिने ओर से मिलने वाली नदी है। और बाएं ओर से मिलने वाली नदी की बात करते हैं तो आपका लोहित और धनसिरी है। कौन कौन? लोहित और धनसिरी है, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं कि इस प्रकार उत्तरी भारत की जितनी भी नदियाँ हैं लगभग हम इसको कवर कर चुके हैं। एक नज़र देखते हैं कि आखिर हमने क्या क्या पढ़ा था। बोखोरचू ग्लेशियर देखे हैं, ये क्या होता है? सिंधु का उद्गम स्थल है। गंगा की बात करते हैं तो ये आपका गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। गंगा किस ग्लेशियर से निकलती है? तो गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। ब्रह्मपुत्र का उद्गम स्थल की बात करते हैं तो चेमायुंगडंग ग्लेशियर से निकलती है, ठीक। उसके बाद अगर हम सिंधु की लंबाई की बात करते हैं तो 2880 किलोमीटर, गंगा की लंबाई की बात करते हैं तो 2525 किलोमीटर, और ब्रह्मपुत्र की लंबाई की बात करते हैं तो 2900 किलोमीटर, ठीक। भारत में 1114 किलोमीटर बहती है कौन? सिंधु। भारत की सबसे लंबी नदी कौन? तो गंगा। लंबाई कितनी? तो 2525 किलोमीटर। और ब्रह्मपुत्र नदी भारत में कितना किलोमीटर बहती है? तो 916 किलोमीटर बहती है। द्वाब प्रणाली जो होता है सिंधु जल से संबंधित है और सिंधु नदी से संबंधित है। और सिंधु जल समझौता कब होता है? 1960 में। अध्यक्षता कौन करता है? आपको कमेंट करके बताना है। 5 राज्यों में जो गंगा है कितने राज्यों में प्रवाहित होता है? तो 5 राज्यों में प्रवाहित होता है। और बैक्टीरियोफेज नामक वायरस इसमें पाया जाता है। ब्रह्मपुत्र यू टर्न कहाँ से लेता है? तो नामचा बरवा से लेता है। माजुली द्वीप अनेक नाम है, ठीक है, इसके माजुली द्वीप के अनेक नाम है। अरब सागर जो सिंधु नदी है कहाँ गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है, ठीक है। उसके बाद जो गंगा है ब्रह्मपुत्र जो गंगा है वो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और बंगाल की खाड़ी में ब्रह्मपुत्र, गंगा या फिर ब्रह्मपुत्र की बात करें, ये दोनों के दोनों बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। और सिंधु नदी किधर गिरती है? तो अरब सागर में गिरती है। कहाँ गिरती है सिंधु? तो अरब सागर में गिरती है, ठीक। आज की क्लास में इतना ही, आगे हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। दक्षिणी भारत की कुछ नदियाँ हैं तो उसको हम अगले क्लास में हम उसको कवर कर लेंगे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। हेलो जय हिंद साथियों, आज के सेशन में हम देखने वाले हैं संसद, ठीक है। और उसके साथ ही साथ हम क्या करेंगे? राष्ट्रपति वगैरह को भी कवर कर लेंगे। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि यहाँ से पॉलिटी के आपके 1 से 2 प्रश्न देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। अगर हम बात करते हैं संघ की, तो 21 भाग में है। इसका उल्लेख किस भाग में है? तो इसका उल्लेख आपका 5 में है, भाग 5 में है। संघ का उल्लेख किस भाग में है? तो भाग 5 में है आपका, ठीक है। उसके बाद इसमें जो भाग 5 में है, जो संघ जो है आपका भाग 5 में है, और इसके टोटल कितने अध्याय हैं? तो 5 ही अध्याय है। टोटल कितने अध्याय हैं? तो 5 ही अध्याय हैं, ठीक। आपका पहला अध्याय में क्या किससे रिलेटेड है? तो ये आपका
कार्यकारी से संबंधित है, दूसरा अध्याय जो है संसद से संबंधित है, और जो तीसरा अध्याय है राष्ट्रपति की विधायी शक्ति से संबंधित है, और जो चौथा अध्याय है वो आपका संघ की न्यायपालिका से संबंधित है, और जो आपका अध्याय 5 है वो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक से संबंधित है, यानी CAG से संबंधित है। ठीक, पहला किससे संबंधित है? कार्यकारी से, दूसरा संसद से, तीसरा राष्ट्रपति की विधायी शक्ति से, और चौथा जो है आपका संघ की न्यायपालिका से है, और पाँचवा जो है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG से है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि भारत के राष्ट्रपति की, तो भारत के राष्ट्रपति की बात करें तो ये क्या होते हैं? तो संघ के प्रमुख होते हैं। क्या होते हैं जी? तो ये होते हैं संघ के प्रमुख। और अनुच्छेद 52 में किस चीज़ की चर्चा है? राष्ट्रपति पद की चर्चा है। अनुच्छेद 52 में किस चीज़ की चर्चा है? तो राष्ट्रपति की पद की चर्चा है कि भारत का क्या होगा, कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। किसका? तो भारत का एक राष्ट्रपति होगा। भारतीय संघ के प्रमुख भारत का प्रथम नागरिक होते हैं। जो राष्ट्रपति होते हैं वे क्या होते हैं कि ये भारत के प्रथम नागरिक होते हैं, और साथ ही साथ ये सेना के सबसे प्रमुख के रूप में भी काम करते हैं। यानी सेना के जो सबसे प्रमुख सेनापति के रूप में अगर मान सकते हैं, सबसे प्रमुख कोई भी होता है वो आपका राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति ही किसी भी युद्ध को शुरू या फिर उसको समाप्ति की घोषणा करते हैं। ठीक, अगर हम बात करते हैं अनुच्छेद 33 में, तो संघ की जो कार्यकारी शक्ति है, ये आपका किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 53 में है। किस अनुच्छेद में है? तो आपका अनुच्छेद 53 में है। ठीक, संघ की अगर हम कार्यकारी शक्ति की बात करते हैं, तो किस अनुच्छेद में है? तो 53 में है। ठीक है, राष्ट्रपति को जो शक्ति मिलता है किस अनुच्छेद के तहत मिलता है? तो आपका अनुच्छेद 53 के तहत ही मिलता है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, इस बात को भी क्या कीजिएगा? ध्यान रखिएगा। और जो संघ की कार्यकारी शक्ति होती है वो किस में निहित होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। किस में निहित होता है? तो राष्ट्रपति में निहित होता है। संघ के रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान, संघ की रक्षा बलों की, इसी बात को कह रहे थे, संघ की जो रक्षा बलों की सर्वोच्च कमान जो होती है किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में ही निहित होता है। ठीक, किसमें निहित होता है? तो राष्ट्रपति में ही निहित होता है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है। तो अनुच्छेद 54 में निर्वाचक मंडल द्वारा चुनाव होता है। किसके द्वारा? तो निर्वाचक मंडल द्वारा इनका चुनाव होता है राष्ट्रपति का। इसमें संसद के दोनों सदन और राज्य के विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। ठीक है, और केवल निर्वाचित सदस्य होते हैं, यानी मनोनीत सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं। केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। एक तो मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते हैं, और दूसरा विधान परिषद के सदस्य इसमें भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि सभी राज्य में विधान परिषद तो है नहीं। कितने राज्य में है? तो केवल 6 राज्य में विधान परिषद है। ठीक, तो अनुच्छेद जो 54 है आपका निर्वाचक मंडल बताता है कि भाई इसके चुनाव में कौन कौन भाग लेते हैं। तो संसद के दोनों जो सदन है, कौन राज्यसभा और लोकसभा, ये भाग लेंगे, और राज्य के विधानसभा के केवल निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। इसमें कौन भाग लेते हैं? तो केवल निर्वाचित सदस्य आपके भाग लेते हैं। अनुच्छेद 55 क्या बताता है? तो अनुच्छेद 55 में इस बात की चर्चा है कि चुनाव की रीति कैसा होगा। क्या? अनुच्छेद 55 में ये बताता है कि आपका चुनाव की रीति कैसा होगा, मतलब चुनाव किस ढंग से होगा। ठीक है, किस चुनाव से होता है इनका? तो अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय वोट के द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय वोट के द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। चुनाव की रीति का बताता है, मेथड ऑफ इलेक्शन की बात करता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं कि योग्यता क्या होती है। योग्यता की अगर हम बात करें, योग्यता की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद आपका 58 में योग्यता की चर्चा। अनुच्छेद 58 में किस चीज़ की चर्चा है? तो योग्यता की चर्चा है। ठीक, इसमें सबसे पहले तो उनको भारत का नागरिक होना चाहिए। जो भी राष्ट्रपति के निर्वाचित होने वाले हैं उनको भारत के राष्ट्रपति होना चाहिए। उसके बाद कितनी आयु न्यूनतम पूरा होना चाहिए? तो 35 वर्ष पूरा होना चाहिए। और ये आपके राज्यपाल के लिए भी आयु सीमा सेम होता है, यानी 35 वर्ष राज्यपाल को भी पूरा करना होता है। ठीक, उसके बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के अधीन कोई लाभ पद पर वो क्या ना हो, तो धारण न किए हो, कोई लाभ पद पर वो धारण न किए हो। ठीक, उसके बाद इसके साथ ही साथ कुछ लोगों की अनुमोदक और प्रस्ताव की ज़रूरत होती है। अगर आपको याद आ रहा होगा तो कमेंट करके बता सकते हैं कि कितना अनुमोदक और कितने प्रस्ताव की ज़रूरत होती है। ठीक, हम अनुच्छेद 56 की बात करते हैं। 56 छोड़ी यानी कार्यकाल की बात करते हैं। ठीक है, कार्यकाल की बात करते हैं। तो राष्ट्रपति जो होते हैं 5 वर्ष की अवधि के लिए पद पर रहेंगे, और ये अपना इस्तीफा किसको देते हैं? तो उपराष्ट्रपति को देते हैं। और उपराष्ट्रपति को इस्तीफा देना होता है तो किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। ठीक है, उसके बाद अगर हम 57 की बात करते हैं, 57 और 59 में किस चीज़ की बात है? तो 57 में है पुनः चुनाव के लिए ये बाध्य हैं, यानी कोई भी व्यक्ति भारत में कितना बार तक भी
कितना बार भी, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 10 बार, यानी एक टाइम तक वह राष्ट्रपति बन सकता है। इसके लिए कोई बाध्य नहीं है कि 2 ही बार, अधिकतम की चर्चा नहीं है, जितना बार हो सकता है उतना बार वो बन सकता है। ठीक, 59 में किस बात की चर्चा है? तो संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होगा। ध्यान रहे कि वह जो भी व्यक्ति राष्ट्रपति के चुनाव के लिए हो वो क्या होंगे? संसद के किसी सदन या राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, और एक बात ध्यान रखिएगा कि लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं, उनकी योग्यता होना चाहिए राष्ट्रपति के उम्मीदवार में लोकसभा के योग्यता होना चाहिए। ठीक है, जो डिमांड होता है उनके पद शर्तों के लिए जो भी ज़रूरत होती है वो राष्ट्रपति के लिए भी लागू होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं शपथ और महाभियोग की प्रक्रिया। शपथ की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो अगर हम शपथ की बात करते हैं तो शपथ की चर्चा आपका अनुच्छेद 60 में है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CGI द्वारा या उनकी अनुपस्थिति में सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठतम न्यायाधीश द्वारा इनको शपथ दिलाया जाता है। किनको? राष्ट्रपति। अब इन कौन राष्ट्रपति है? तो द्रौपदी मुर्मू है। कौन से क्रम की? द्रौपदी मुर्मू है। और कौन से क्रम की है? तो आपका क्रम है, आपका 15वां क्रम है। उपराष्ट्रपति कौन है? तो CP राधाकृष्णन है। ठीक, उसके बाद हम बात करते हैं कि महाभियोग की चर्चा किस अनुच्छेद में है? तो महाभियोग की चर्चा आपका अनुच्छेद 61 में है। अनुच्छेद 61 में महाभियोग की चर्चा। अनुच्छेद 61 में क्या है? तो महाभियोग की चर्चा है किस किस आधार पर महाभियोग चलाया जा सकता है? तो संविधान का अगर ये उल्लंघन करे, या तो ये संविधान का उल्लंघन करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि इनके विरुद्ध प्रस्ताव कोई पेश कर देता है। सदन के कुल सदस्य के जब 1/4 सदस्यों द्वारा हस्ताक्षरित और 14 दिनों के लिए लिखित नोटिस दिया जाता है। क्या? लिखित नोटिस दिया जाता है। प्रस्ताव पेश करके भी और महाभियोग लाने से 14 दिन पहले इनको क्या करना होता है? इनको नोटिस देना होता है। 14 दिन पहले इनको नोटिस देना होता है कि भाई आपके विरुद्ध क्या हो रहा है, कि महाभियोग का प्रस्ताव आ रहा है, सावधान। ठीक, उसके बाद जो प्रथम सदन की बात करते हैं तो प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। कितना? 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? तो पारित होना चाहिए। कितना लोगों का हस्ताक्षरित होना चाहिए? 25% लोगों का हस्ताक्षरित यानी सिग्नेचर होना चाहिए। और कितना लोगों की अगर हम बात करते हैं, प्रस्ताव सदन की कुल सदस्यता के कम से कम 2/3 बहुमत से क्या होना चाहिए? 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। यानी अगर 3 लोग हैं तो 2 लोग सहमत होना चाहिए कि राष्ट्रपति को हटाया जाए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं द्वितीय सदन की बात करते हैं तो दूसरे सदन द्वारा आरोपी की जाँच यदि 2/3 बहुमत से पारित हो तो राष्ट्रपति निष्कासित हो जाते हैं। प्रथम सदन में 2/3 बहुमत से पारित होना चाहिए। दूसरे सदन में क्या होना चाहिए कि जब द्वितीय सदन में जाए तो दूसरे सदन द्वारा आरोपी की जांच किया जाता है। जो भी आरोप लगाया गया अगर उसकी जांच किया जाता है और वहाँ भी पाया जाता है कि 2/3 जो सदस्य हैं वे इनके विपक्ष में हैं, तो फिर राष्ट्रपति को क्या करना होता है? अपना त्यागपत्र देना होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि रिक्ति भरने का चुनाव और क्षमादान की शक्ति। अगर हम बात करते हैं रिक्ति भरने का चुनाव और क्षमादान की शक्ति, अगर हम राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति की बात करते हैं तो 72 में इनको क्षमादान की शक्ति है। और यहाँ तक ये मृत्यु को भी ये क्षमादान प्राप्त कर सकते हैं, यानी किसी को भी मृत्यु दंड मिला है तो उसको भी ये माफ़ कर सकते हैं। ठीक, उसके बाद अगर हम अनुच्छेद 32 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 32 में क्या है? तो अनुच्छेद 32 में रिक्ति की चर्चा है। अनुच्छेद 32 में क्या है? रिक्ति की चर्चा है। राष्ट्रपति का पद भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। राष्ट्रपति का जो पद है जो भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले पूरा किया जाएगा। राष्ट्रपति का पद कभी खाली नहीं होना चाहिए। जैसे मान लीजिए पहले ही चुनाव कर लिया जाता है ताकि जब दूसरे राष्ट्रपति के कार्यकाल की समाप्ति हो तो आसानी से क्या हो सके कि पद कभी रिक्त न हो। ठीक है, ये आराम से उसी दिन या फिर उससे कुछ दिन पहले से ही क्या हो जाए, आराम से ये राष्ट्रपति बन जाए। ठीक, उसके बाद राष्ट्रपति का पद भरने के लिए चुनाव कार्यकाल की समाप्ति से पहले ही पूरा किया जाएगा। अगर हम बात करते हैं अगर मृत्यु हो जाता है या फिर इस्तीफा या निष्कासन के मामले में 6 महीने के भीतर चुनाव का प्रावधान है। कितने महीने के भीतर? तो 6 महीने के भीतर चुनाव का प्रावधान है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि अगर राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाती है या फिर इस्तीफा दे देते हैं या फिर इनको महाभियोग चलाया जाता है, किसमें चर्चा है? तो 61 में चर्चा है। तो कितने दिनों के भीतर चुनाव कराना अनिवार्य है? तो 6 महीनों के भीतर आपको चुनाव कराना अनिवार्य है। तब तक उपराष्ट्रपति, और मान लीजिए 6 महीने तक क्या होगा? तो 6 महीने तो वो पद रिक्त नहीं हो सकता। तब तक या तो उपराष्ट्रपति, अगर उपराष्ट्रपति या CGI या फिर SC यानी सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। और मोहम्मद हिदायतुल्लाह ऐसे राष्ट्रपति के रूप में पदभार भी संभाले।
अनुच्छेद अगर 72 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 72 में क्या है, क्षमादान की शक्ति है। अनुच्छेद 72 में किसी की चर्चा है तो क्षमादान की शक्ति है। राष्ट्रपति के पास सजा को क्षमा करने, राहत देने, विराम देने या फिर कम करने या सजा को निलंबित करने के या कम करने की शक्ति होगी, ठीक है, या फिर कम करने की शक्ति होगी, ठीक। अच्छा, जो सीजीआई की नियुक्ति होता है, सीजीआई की नियुक्ति होता है कौन करते हैं, तो सीजीआई की अगर हम नियुक्ति की बात करते हैं तो ये राष्ट्रपति ही करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रश्न पूछा हुआ प्रश्न है आपके 2025 के एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है कि सीजीआई की नियुक्ति कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं, ठीक है। राष्ट्रपति को शक्ति किस अनुच्छेद के तहत मिलता है, तो वो आपका 53 के तहत मिलता है। किसके तहत, तो 53 के तहत मिलता है। और अगर हम बात करते हैं, चलिए आगे बात करते हैं, जो भी बात करना होगा। अब हम बात कर लेते हैं भारत के उपराष्ट्रपति की। किसकी, तो भारत की। अच्छा, जो आर्टिकल आपका 123 है, जो आपका आर्टिकल 123 है, अध्यादेश से संबंधित है। आर्टिकल जो 123 है वो आपका अध्यादेश से संबंधित है। और आपातकाल की अगर हम बात करते हैं तो आपातकाल आपका 352, 356 और 360 में इसका प्रावधान है। 352, 356 और 360 में इसका प्रावधान है। 352 में आपका क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। उसके बाद 356 में आपका क्या है कि राज्य में जब भी शासन व्यवस्था बिगड़ती है तो वहाँ पर राज्य स्तर पर जो भी राष्ट्रपति जो शासन लागू किया जाता है वो 356 में है। और 360 में आपका वित्तीय आपातकाल की चर्चा है। और आपातकाल की घोषणा कौन करते हैं, तो आपातकाल की घोषणा, ठीक है, राष्ट्रपति के आधार पर ही किया जाता है, ठीक। उसके बाद हम भारत के उपराष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं तो अनुच्छेद 63 में क्या है, अनुच्छेद 63 में आपका, अनुच्छेद 63 में है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। जिस प्रकार 52 में क्या चर्चा था, 52 में जो चर्चा था कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा, ठीक उसी प्रकार 63 में क्या है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। क्या, कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद अगर हम 64 की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति राज्यों की परिषद या पदेन अध्यक्ष होगा। जो उपराष्ट्रपति होते हैं क्या होते हैं, राज्यसभा के उपराष्ट्रपति जो होते हैं राज्यसभा के अध्यक्ष के रूप में काम करते हैं या फिर सभापति के रूप में काम करते हैं या फिर सभापति के रूप में काम करते हैं। ये पदेन होते हैं। जो भी उपराष्ट्रपति होगा क्या होगा, राज्यसभा का अध्यक्ष होगा। राज्यसभा का क्या होगा, अध्यक्ष होगा या फिर सभापति होगा, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, अभी राज्यसभा के सभापति कौन है, सीपी राधाकृष्णन है। क्यों, क्योंकि यही उपराष्ट्रपति हैं, ठीक। तो अनुच्छेद 64 में यही बात बताया गया है कि उपराष्ट्रपति जो होंगे राज्यों की परिषद का पदेन अध्यक्ष होगा। लाभ का कोई अन्य पद धारण नहीं किए हुए, कोई लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए। 63 में क्या कहा गया है कि भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। 64 में उपराष्ट्रपति होंगे जो राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष होते हैं। और 66 में अगर हम बात करते हैं तो 66 में चुनाव और योग्यता की चर्चा है। किस चीज़ की चर्चा है 66 में, तो चुनाव और फिर योग्यता की चर्चा है। चुनाव और योग्यता की चर्चा है। चुनाव की बात करते हैं, संसद के दोनों सदनों के सदस्य यानी सभी संसद द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व और एकल हस्तांतरणीय वोट के द्वारा इनका चुनाव किया जाता है। अगर हम योग्यता की बात करें तो इनका भी उम्र कितना होना चाहिए, तो 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। जबकि राष्ट्रपति के लिए क्या था, राष्ट्रपति के लिए ये था कि लोकसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए ये होता है कि राज्यसभा सदस्य के रूप में चुनाव के लिए योग्य होना चाहिए, ठीक। चलिए अब हम बात करते हैं कि चुनाव प्रणाली एकल हस्तांतरणीय वोट होता कैसे है, तो वो आपको उतना जानना जरूरी है भी नहीं और उतना डीप में पूछेगा भी नहीं, ठीक है। तो अपनी एग्जाम पर्पज से हम पढ़ लेते हैं, ठीक। अनुच्छेद 71 की बात करते हैं तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जो विवाद है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवाद का निपटारा किसके तहत किया जाता है, तो 71 के तहत किया जाता है। और जांच और निर्णय केवल किस में किया जा सकता है, तो सुप्रीम कोर्ट द्वारा किया जा सकता है। किसके द्वारा निर्णय किया जा सकता है, तो आपका सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसका निर्णय किया जा सकता है, ठीक। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा क्या किया जा सकता है, इसका निर्णय किया जा सकता है, ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कार्यकाल की, शपथ की या फिर कार्यवाहक भूमिका की बात कर लेते हैं तो अनुच्छेद 65 में क्या है कि कार्यवाहक राष्ट्रपति, मान लीजिए राष्ट्रपति नहीं है या फिर मृत्यु हो जाता है, आकस्मिक मृत्यु हो जाता है या फिर त्याग पत्र दे देते हैं, तो जो 6 महीने के अंदर चुनाव होने वाला है, तब तक कौन राष्ट्रपति के रूप में रहेंगे, तो राष्ट्रपति के रूप में सबसे पहले प्रेफरेंस किसको देते हैं, तो सबसे पहले जो प्राथमिकता होती है वो देते हैं हम उपराष्ट्रपति को। तो अनुच्छेद आपका 65 में इसी बात को बताया गया है कि अनुच्छेद 65 में इसी बात को बताया गया है कि ये क्या होंगे, कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। कार्य को चलाने के लिए कार्यवाहक राष्ट्रपति होंगे। उसके बाद ऐसी स्थिति तब कब उत्पन्न होती है, या तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए या फिर इस्तीफा दे दें
इस्तीफा दे दें या फिर निष्कासन के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे या फिर उनके कार्यों का क्या करेंगे, निर्वहन करेंगे। ठीक, उसके बाद अगर हम अनुच्छेद 67 या 68 की बात करते हैं कि कार्यकाल अनुच्छेद 67 किससे संबंधित है, तो कार्यकाल से संबंधित है कि 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। उपराष्ट्रपति का कितने दिन का कार्यकाल होता है, तो 5 वर्ष का होता है। राज्यसभा के बहुमत से पारित और लोकसभा द्वारा सहमत प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इनको भी क्या किया जा सकता है, हटाया जा सकता है। इनको भी क्या किया जा सकता है, तो हटाया जा सकता है। और उस हटाने के प्रक्रिया में राज्यसभा के बहुमत से पारित होना चाहिए और लोकसभा द्वारा सहमत प्रस्ताव द्वारा पद से हटाया जा सकता है। इनको अनुच्छेद 67 में इसकी चर्चा किया गया है। रिक्ति भरने के लिए चुनाव, अगर उपराष्ट्रपति अगर रिक्त हो जाते हैं तो रिक्ति भरने के लिए चुनाव 60 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए। कितना होना चाहिए, चुनाव 60 दिनों के भीतर हो जाना चाहिए, यानी 2 महीना। जबकि राष्ट्रपति के रूप में क्या था, 6 महीना के भीतर हो जाना चाहिए। और उपराष्ट्रपति के लिए केवल 2 महीने यानी 60 दिन के अंतर्गत क्या होना चाहिए, 60 दिन के अंदर ही अंदर उपराष्ट्रपति का चुनाव कर लिया जाएगा। ठीक है, और यह इसका उल्लेख किस में है, अनुच्छेद 68 में है। ठीक, उसके बाद हम अनुच्छेद 69 की बात करते हैं। अनुच्छेद अगर हम 69 की बात करते हैं तो इसमें शपथ का प्रावधान है। किस चीज़ का प्रावधान है, तो इसमें आपका शपथ का प्रावधान है। कार्यकाल में प्रवेश करने के लिए पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या फिर प्रतिज्ञा लेते हैं। कार्यालय में प्रवेश करने से पहले राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञा लेते हैं। किसके, राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का, उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, तो ये आपके राष्ट्रपति ही करते हैं। और उपराष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा तो किसको देंगे, राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को अपना त्यागपत्र देना होगा तो किनको देंगे, उपराष्ट्रपति को देंगे। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अगर हम तुलना करें, इनकी अगर तुलना करें तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करते हैं, अगर हम राष्ट्रपति की बात करते हैं कि राष्ट्रपति में निर्वाचक मंडल में कौन कौन शामिल होते हैं, तो केवल निर्वाचित संसद और विधायक शामिल होते हैं। क्या, केवल निर्वाचित संसद और विधायक शामिल होते हैं। जबकि उपराष्ट्रपति में क्या होता है कि संसद के ही केवल सदस्य शामिल होते हैं और उसमें भी आपके निर्वाचित और मनोनीत दोनों होते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें विधायक शामिल नहीं होते हैं आपके। अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो इसमें विधायक शामिल नहीं होते हैं, केवल संसद के सदस्य लागू होते हैं और संसद के सभी सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हो चाहे वो मनोनीत हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि केवल निर्वाचित संसद ही भाग लेते हैं। ठीक है, उसके बाद योग्यता की बात करते हैं। अगर हम योग्यता की बात करते हैं तो राष्ट्रपति के लिए क्या होना चाहिए, तो लोकसभा सदस्य बनने के लिए योग्यता होना चाहिए। लोकसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। जबकि राज्यसभा की अगर हम उपराष्ट्रपति की बात करते हैं तो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा सदस्य बनने योग्य होना चाहिए। हटाए जाने की प्रक्रिया की अगर हम बात करते हैं तो राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो इनमें क्या होना चाहिए कि दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से ही महाभियोग लगाया जा सकता है। और ये किस अनुच्छेद में चर्चा है इसकी, तो ये आपका 61 में अनुच्छेद में चर्चा है। किसमें, तो अनुच्छेद 61 में इसकी चर्चा है। उसके बाद अगर हम उपराष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले राज्यसभा में बहुमत पारित हो और लोकसभा की सहमति रहना जरूरी है। ठीक है, राज्यसभा में अगर बहुमत पारित हो जाता है और लोकसभा की अगर सहमति हो जाता है तो फिर उपराष्ट्रपति को क्या करना होगा, पद से हटना होगा। ठीक, अगर हम शपथ दिलाने की बात करते हैं तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम आपके सीजीआई करते हैं। और उपराष्ट्रपति को शपथ दिलाने का काम कौन करते हैं, तो आपके राष्ट्रपति करते हैं। कौन करते हैं, तो राष्ट्रपति करते हैं। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम संसद की संरचना की बात करते हैं। किसकी, अब हम संसद की संरचना की बात करते हैं। इसकी चर्चा किसमें है, तो अनुच्छेद 79 में, 80 में और 81 में है। ठीक है, अनुच्छेद 79 में क्या है कि संसद की संरचना बताया गया। अनुच्छेद 79 में क्या है, तो संसद की संरचना बताया गया है कि संसद के 3 अंग होंगे। यानी जो सरकार है, सरकार के आपके कितने अंग होते हैं, सरकार की अगर हम बात करते हैं तो सरकार के आपके 3 अंग होते हैं। एक मिनट एक तो आपके जो संसद जो होता है, संसद का 3 अंग होता है। संसद के कितने अंग होते हैं, तो संसद के 3 अंग होते हैं। एक तो राष्ट्रपति होते हैं, दूसरा राज्यसभा और तीसरा लोकसभा। कुछ इस प्रकार का डायग्राम से हम समझ सकते हैं। सबसे पहले क्या होता है, लोकसभा होता है। ठीक है, उसके बाद राज्यसभा होता है और फिर होते हैं आपके प्रेसिडेंट साहब यानी राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, इसको हम ऐसे समझ सकते हैं। ठीक है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं, ऐसे समझ सकते हैं। और लोकसभा संसद की निचली सदन है और राज्यसभा संसद की ऊपरी सदन है। ठीक है, और राष्ट्रपति भी संसद के अंग है। इसकी चर्चा किस में है, तो अनुच्छेद 79 में ही है। ध्यान रखिएगा, ये आपका प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, अगर हम अनुच्छेद, ये तो संसद की संरचना की बात की है, तो किसमें है संसद की संरचना की बात, आपका संसद की संरचना का उल्लेख आपका अनुच्छेद 79 में है। अनुच्छेद 79 में है कौन निचला सदन होगा, कौन ऊपरी सदन होगा, कौन कौन अंग होगा संसद की, ये सारा का सारा जो संसद की जो संरचना है यानी 3 लोगों से मिलकर बना हुआ होता है। एक लोकसभा, दूसरा राज्यसभा और तीसरा प्रेसिडेंट। अगर हम अनुच्छेद 80 की करते हैं, अगर हम अनुच्छेद 80 की बात करते हैं
तो अनुच्छेद जो 80 है वो आपका राज्यसभा से संबंधित है। आप सरल से याद रख सकते हैं। इसमें आपका 79 में संसद की सदस्य से संबंधित है, 80 में आपका राज्यसभा से संबंधित है और 81 लोकसभा से संबंधित है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि 80 में क्या है, तो राज्यसभा की चर्चा, अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम आपके 250 सदस्य हो सकते हैं, जिसमें से 238 निर्वाचित होते हैं और 12 जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है, या फिर सामाजिक सेवा के क्षेत्र में ये क्या कर सकते हैं, 12 लोगों को मनोनीत कर सकते हैं राज्यसभा के सदस्य के रूप में। ठीक, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा ये चुने जाते हैं। ठीक है, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा क्या किए जाते हैं कि ये चुने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हम अनुच्छेद 81 की बात करते हैं। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की चर्चा है और इसमें अधिकतम सदस्य कितने हो सकते हैं, तो अधिकतम 550 हो सकते हैं, जिसमें से राज्य से कितने आते हैं, तो 530 राज्य से आते हैं और 20 जो सदस्य होते हैं वे केंद्र शासित प्रदेश से आते हैं। ठीक है, और इनका जो चुनाव है यानी लोकसभा के संसद का जो चुनाव है सीधे जनता द्वारा किया जाता है। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट प्रणाली से ये चुने जाते हैं। ठीक है, सीधे FPTP यानी फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम से ये चुने जाते हैं। ठीक है, जबकि इन लोगों का जो चुनाव की बात करते हैं, राज्यसभा के चुनाव की बात करते हैं, तो ये अगर हम बात करते हैं तो ये लोकसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनके द्वारा ये क्या होते हैं, चुनाव किए जाते हैं, या फिर विधानसभा के सदस्यों द्वारा विधानसभा के जो भी सदस्य होते हैं उनमें क्या होता है कि अपने में ही क्या करते हैं, जैसे अपने में ही लोगों को क्या करते हैं, बहुमत से पारित कर देते हैं कि ये राज्यसभा के लिए एलिजिबल है, वो उनका भी वोटिंग होता है और विधानसभा के सदस्य अपने में से ही सदस्य को क्या करते हैं, विजित करके राज्यसभा में भेजने का काम करते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं कि संसद के सत्र और प्रमुख अधिकारी की बात करते हैं। अनुच्छेद 85 में किस बात की चर्चा है, तो संसद के सत्र की चर्चा है। ठीक है, संसद के सत्र की चर्चा किसमें है, तो आपका अनुच्छेद 85 में है। राष्ट्रपति द्वारा इसका क्या किया जाता है कि आहूत किया जाता है, सत्रावसान किया जाता है और लोकसभा को भंग करना। 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए, 2 सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना होना चाहिए, तो 6 महीने होना चाहिए। ठीक है, अनुच्छेद 87 जो है आपका राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद 87 किससे है, राष्ट्रपति के विशेष अभिभाषण से संबंधित है। अनुच्छेद जो 89 है आपका भारत के उपराष्ट्रपति पदेन सभापति होंगे। ठीक है, भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे, जो कि उल्लेख आपका 64 में भी था कि भारत के जो उपराष्ट्रपति होंगे वे राज्यसभा के पदेन सभापति होंगे। सदस्य अपने उपसभापति का चुनाव करते हैं और राज्यसभा के सभापति के अनुपस्थिति में कौन कार्यभार संभालते हैं, तो उपसभापति संभालते हैं। कौन संभालते हैं, तो उपसभापति संभालते हैं। ठीक, अगर हम लोकसभा की बात करते हैं, अनुच्छेद 53 में लोकसभा के सदस्य अपने अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लोकसभा के जो सदस्य हैं अपने में ही से क्या करते हैं, एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष का चुनाव करते हैं। लेकिन केवल राज्यसभा में ये होता है कि ये राज्यसभा के सदस्य उपराष्ट्रपति नहीं होते हुए भी ये सभापति के रूप में काम करते हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, संसद के अगर हम बात करते हैं आपका कि विधायी प्रक्रिया का जो विधि बनाने का काम कौन करते हैं, तो विधि कोई भी नियम जो होता है, कोई भी विधि या कानून होता है, वो विधि बनाने का काम कौन करते हैं, तो ये आपके संसद करते हैं। संसद के पास एक पावर होता है, संसद के पास एक पावर होता है कि संविधान संशोधन कर सके और किसी भी राज्य या सीमा का नाम परिवर्तित कर सके, किसी भी राज्य या फिर सीमा का नाम को क्या कर सके, परिवर्तित कर सके। नाम परिवर्तन, राज्य या सीमा का नाम परिवर्तन करने का अधिकार इनको प्राप्त होता है। नाम परिवर्तन करने का इनको अधिकार प्राप्त होता है। ऐसे और भी बहुत सारे अधिकार हैं, लेकिन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना कंपलसरी है आपको जानना। ठीक है, कानून भी बनाने का काम करते हैं आपके जो संसद होते हैं। कानून भी देश स्तर पर कानून भी बनाने का काम करते हैं, ये काम करते हैं। ठीक है, कानून बनाना इनका भी क्या होता है, एक। चलिए अब हम बात करते हैं विधायी प्रक्रिया और संयुक्त बैठक की बात करते हैं। तो 107 में क्या है कि विधेयकों को पूर्व स्थापन और पारित करना किसी भी सदन में पेश हो सकता है।
ठीक है। अनुच्छेद 107 में क्या है कि विधायकों को पुनर्स्थापन और पारित करना किसी भी सदन में ये पेश हो सकता है और दोनों क्या कर सकते हैं, मतलब अगर कोई भी विधि बनाना है तो आप उसको या चाहे लोकसभा में पेश करें चाहे राज्यसभा में पेश करें, कोई भी बात नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। आप किसी भी सदन से आप क्या कर सकते हैं, इसको लागू कर सकते हैं, पेश कर सकते हैं। लेकिन धन विधेयक या वित्त विधेयक में ये नियम लागू नहीं होता है। धन विधेयक की बात करें, वित्त विधेयक की बात करें, ठीक है, इसको सबसे पहले आपको कहाँ प्रस्तुत करना होता है, तो केवल लोकसभा में इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो शक्ति होता है इसके संदर्भ में ये होता है आपका लोकसभा के अध्यक्ष के पास पावर होता है, लोकसभा के अध्यक्ष के पावर होता है। इसमें राज्यसभा की शक्ति कम होती है, केवल वह 14 दिन तक ही उसको क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं या फिर। और इसमें संशोधन करने की अगर वो समीक्षा भी करते हैं कि कुछ, यानी राज्यसभा अगर धन विधेयक पर कोई भी चीज़ें चेंजिंग लाने के लिए वो क्या करती है, रिक्वेस्ट करती है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा अध्यक्ष पर डिपेंड करता है कि उसको मानेंगे अथवा नहीं मानेंगे। अगर 14 दिन के अंदर राज्यसभा द्वारा धन विधेयक या वित्त विधेयक को पारित नहीं किया जाता तो उसको स्वतः ही पारित मान लिया जाता है, स्वतः ही क्या मान लिया जाता है, तो स्वतः ही उसको पारित मान लिया जाता है, ठीक। अब हम संयुक्त बैठक की बात करते हैं। तो संयुक्त बैठक की चर्चा आपका अनुच्छेद 108 में है और इसकी अध्यक्षता करने का काम कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं लोकसभा के अध्यक्ष। इसकी अध्यक्षता कौन करते हैं, तो इसकी अध्यक्षता करते हैं आपके लोकसभा के अध्यक्ष। और अभी लोकसभा के अध्यक्ष कौन है, तो ओम बिरला है, लोकसभा के अध्यक्ष इसकी अध्यक्षता करते हैं, ठीक है। और अब तक केवल 3 बार ही क्या किया गया कि संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है, संयुक्त बैठक का आयोजन किया गया है, ठीक है। एक बैंकिंग क्षेत्र से संबंधित था, ठीक है, एक दहेज प्रथा से संबंधित था और एक फिर आपराधिक कानून जो बन रहा था उस टाइम में इसको किया गया था, ठीक है। अनुच्छेद 101 और 102 की बात करते हैं। सदस्य के लिए अयोग्यता का इसमें प्रावधान है, ठीक है। लाभ का पद, सबसे पहले वो लाभ के पद पर ना हो या फिर दिवालिया ना हो, दोहरी सदस्य नहीं प्राप्त किए हो, आदि होने पर वे क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए लाभ के पद पर हो, दिवालिया हो या फिर दोहरी सदस्यता प्राप्त किए हो तो इनको क्या किया जा सकता है कि ये अयोग्य घोषित कर दिया जाता है और इनको बाहर किया जा सकता है, ठीक है। अगर हम वित्तीय प्रक्रिया और अध्यादेश की शक्ति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 109 और 110 जो धन विधेयक है इसको क्या किया जाता है कि वो लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है। और वही बात बता रहा है कि राज्यसभा केवल 14 दिनों तक रोक सकती है, ठीक है। और इसके ये पावर सबसे ज़्यादा अध्यक्ष में होता है, स्पीकर का होता है और इसमें स्पीकर का ही अंतिम निर्णय होता है। क्या होता है, स्पीकर का ही अंतिम निर्णय होता है। अनुच्छेद 112 में क्या है, तो वार्षिक वित्तीय विवरण है। अनुच्छेद 112 में वार्षिक वित्तीय विवरण की चर्चा है और इसी को हम आमतौर पर साधारण भाषा में बजट कहते हैं, ठीक है। संविधान में बजट शब्द की चर्चा कहीं भी नहीं है, केवल वार्षिक वित्तीय विवरण आता है, ठीक है, केवल एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट आता है और इसकी चर्चा 112 में है। बजट संविधान में ये शब्द नहीं है। राष्ट्रपति की सहमति से संसद के समक्ष इसको प्रस्तुत किया जा सकता है, ठीक है। राष्ट्रपति की सहमति से संसद के समक्ष इसको क्या किया जाता है, तो प्रस्तुत किया जाता है। 123 में क्या है, अध्यादेश की पावर है। संसद के अवकाश के दौरान क्या किया जाता है, मान लीजिए संसद का अवकाश चल रहा हो, ठीक है, मतलब छुट्टी हो, कोई ऐसा कानून हो जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो तो उस समय राष्ट्रपति के पास पावर होता है तो कि वो क्या करते हैं कि कोई भी नियम को डायरेक्ट लोकसभा राज्यसभा में भेजे भी नहीं हो, क्या कर सकते हैं, 6 महीना तक उसको कानून बना सकते हैं, ठीक है। संसद के अवकाश के दौरान प्रख्यापित करने पर राष्ट्रपति की शक्ति होती है। संसद और जैसे ही संसद की स्थापना होती है तो 6 सप्ताह के भीतर उसको पारित करना होगा कि यह बात सही है कि नहीं है। अगर पारित हो जाता है तो फिर वो कानून रहेगा, अगर नहीं पारित होता है तो फिर वह निरस्त किया जाता है या फिर प्रभावहीन हो जाता है, ठीक है। अनुच्छेद 123 में अध्यादेश की पावर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, कोरम के लिए आपका 10% सीटों का होना जरूरी होता है। कोरम के लिए कितने परसेंट सीटों का जरूरत होता है, तो 10% सीटों के लिए जरूरत होता है। और एक संविधान संशोधन आपका 91वां संविधान संशोधन है कि आपका जो मंत्रिमंडल होगा वो 15%, कुल सदस्यों का 15% से ज़्यादा नहीं होगा, ठीक है। कुल सदस्यों का 15% से ज़्यादा का ये नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं कुछ आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में जो पूछे गए हैं 2025 में, उसको हम देख लेते हैं। एक अनुच्छेद 74 है। अनुच्छेद 74 किससे संबंधित है, तो अनुच्छेद जो 74 है आपका राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगा, ठीक है। राष्ट्रपति को सहायता और सलाह के लिए एक मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा। एक किसकी चर्चा है, इसे आपका अनुच्छेद 74 में चर्चा है। मंत्री परिषद का गठन किया जाएगा सलाह के लिए मंत्री परिषद और इनकी संख्या कितना होना चाहिए, 15% से ज़्यादा आपका नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद एक अगला प्रश्न पूछा गया है कि वित्त आयोग की चर्चा किस में है,
तो वित्त आयोग की अगर हम चर्चा की बात करते हैं तो आर्टिकल 280 वित्त आयोग से संबंधित है। किससे संबंधित है? आर्टिकल 280 है वो आपके वित्त आयोग से संबंधित है। ठीक है, वित्त आयोग से संबंधित है। अगर हम बात करते हैं कि उच्च न्यायालय और मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति किसके द्वारा किया जाता है, तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। किन के द्वारा किया जाता है, तो ये आपके राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति को आवाहन या फिर सत्रवसान करने या फिर लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है, तो आर्टिकल 85 के तहत यह शक्ति किसको होती है, तो ये राष्ट्रपति को ही होती है। यह शक्ति किसको होती है, तो यह आपको राष्ट्रपति को ही होती है। ठीक है, और भारत में विधायी शाखा के अंतर्गत संसद के कितने सदन होते हैं? अगर हम संसद के टोटल सदन की बात करते हैं, तो संसद के विधायी शाखा के अंतर्गत सदन के शाखा की बात करते हैं। ठीक है, संसद के शाखा की बात करते हैं तो केवल क्या होते हैं, 2 होते हैं। एक तो लोकसभा होता है और दूसरा राज्यसभा होता है। एक तो लोकसभा होता है और दूसरा कौन होता है, तो राज्यसभा होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं भारत के संवैधानिक प्रमुख कौन होते हैं, तो भारत के संवैधानिक प्रमुख आपके राष्ट्रपति ही होते हैं। भारत के जो राष्ट्रपति होते हैं संवैधानिक प्रमुख होते हैं। ठीक है, ये आपके संवैधानिक प्रमुख होते हैं। कौन, तो राष्ट्रपति ही होते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, सारे आपके 2025 के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं कि भारत सरकार के कितने अंग हैं, भारत सरकार के अगर हम अंग की बात करते हैं तो भारत सरकार के 3 अंग हैं। भारत सरकार के अंग कितने हैं, तो भारत सरकार के 3 अंग हैं। कौन कौन, तो ये एक तो आपका कार्यपालिका है, हो गया कार्यपालिका, दूसरा आपका विधायिका हो गया और तीसरा विधायिका हो गया और तीसरा आपका कौन हो गया, तो तीसरा आपका न्यायपालिका हो गया। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि संसद के पास क्या राज्य के नाम बदलने की शक्ति होती है, तो बिल्कुल होती है जी। ठीक है, बिल्कुल होती है। भारत में शासन की विधायी शाखा या कानून बनाना प्रभावी कौन करते हैं, कानून बनाने की प्रभारी कौन होते हैं, तो राष्ट्रपति। कोई भी विधि है वो तब तक, कोई भी जो विधेयक है आपका, जब तक राष्ट्रपति का सिग्नेचर नहीं हो जाता है, चाहे वो लोकसभा से पारित हो गया हो, राज्यसभा से पारित हो, यानी दोनों सदन से पारित हो गया हो, और राष्ट्रपति के जब तक उस पर हस्ताक्षर नहीं होगा तब तक वो एक्ट नहीं बनेगा, तब तक वह कानून नहीं बनेगा। ठीक है, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें कि राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है और राज्यसभा की अधिकतम सदस्यों की संख्या कितनी होती है और राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों मनोनीत किया जाता है, ये आप कमेंट करके बताइए। ठीक है, एक है कि आप कमेंट करके बता सकते हैं। उसके बाद भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष का पद का उल्लेख किया गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में लोकसभा के अध्यक्ष का उल्लेख किया गया है, तो आपका अनुच्छेद 93 है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 93 में लोकसभा के अध्यक्ष के उल्लेख किया गया है। ठीक है, तो इस तरह आपका PYQ भी कंप्लीट हो गया और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखिए। कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको यह सेशन कैसे लगा हो, जो कुछ भी लगा हो, अच्छा लगा हो या बुरा लगा हो, आपका ये कमेंट हमारे लिए बहुत मायने रखता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और साथ ही साथ PYQ को भी देख लेंगे कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में क्या क्या पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम रोग की बात करते हैं, मानो डिजीज़ की बात करते हैं, तो अगर हम टाइम ड्यूरेशन के आधार पर बात करें, किस चीज़ पर बात करें, टाइम अगर ड्यूरेशन के आधार पर बात करते हैं, तो टाइम ड्यूरेशन के आधार पर आपका रोग कितने प्रकार का होता है, तो टाइम ड्यूरेशन के आधार पर आपका रोग होता है 2 प्रकार का। एक तो एक्यूट रोग होता है, यानी तरुण रोग होता है, जिसको हम एक्यूट मतलब बहुत छोटा होता है। जो छोटे बच्चे होते हैं बहुत क्यूट होते हैं, तो इनको हम क्या बोलते हैं, एक्यूट रोग बोलते हैं। क्यों, क्योंकि यह जो बीमारी होता है कम समय के लिए होता है। यह जो बीमारी होता है कितने समय के लिए होता है, तो बहुत ही कम समय के लिए होता है। इसीलिए हम क्या बोलते हैं, इसको एक्यूट डिजीज बोलते हैं, एक्यूट रोग बोलते हैं। ठीक, अगर हम उदाहरण में बात करते हैं किसकी, अगर हम उदाहरण की बात करते हैं, तो ये आपका जैसे सर्दी खांसी जुकाम जो हो गया, ये बहुत ही कम टाइम के लिए होता है। अगर हम दीर्घकालीन बीमारी की बात करते हैं तो ये लंबे समय तक रहते हैं। ठीक है, जैसे TB हो गया, मधुमेह हो गया, एलिफेंटियासिस हो गया, ये आपके लंबे समय के लिए होता है। तो अवधि के आधार पर हमने रोग को 2 भागों में बांटा है, एक तो तरुण रोग और दूसरा दीर्घकालिक बीमारी।
ठीक है। अगर हम प्रसार के आधार पर बात करते हैं कि बाई स्प्रेड की बात करें तो कितने प्रकार के होते हैं प्रसार, मतलब क्या एक लोगों से दूसरे लोगों में वह रोग फैल जाता है कि नहीं फैलता है, तो इस आधार पर बात करते हैं तो एक संक्रामक रोग होता है। यानी इसमें यह देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है रोग। जो एक व्यक्ति का रोग होता है वह दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, चाहे जैसा भी संपर्क हो, वो संक्रामक रोग कहलाता है। संपर्क से क्या हो जाता है, संक्रमित हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं, संक्रामक रोग बोलते हैं। ठीक, अगर हम इसमें उदाहरण की बात करते हैं तो हैजा हो गया, चेचक हो गया या फिर कोविड हो गया। हैजा हो गया, चेचक हो गया या फिर कोविड हो गया। अगर हम गैर संक्रामक रोग की बात करते हैं, गैर संक्रामक रोग की बात करते हैं तो यह क्या करती है, नहीं फैलती है। किससे, यह लोगों के संपर्क में आने से नहीं फैलती है। जैसे कैंसर हो गया, अनुवांशिक रोग हो गया, तो ऐसा नहीं है कि किसी में आप टच कर लीजिएगा या फिर किसी का जूठा खाना या भोजन खाना या फिर जल ग्रहण कर लीजिएगा तो उससे आपको हो जाएगा, वो नहीं होगा। तो जो रोग संक्रमित नहीं होता उसको हम क्या बोलते हैं, गैर संक्रामक रोग बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, गैर संक्रामक रोग बोलते हैं। ठीक, एक होता है हमारा व्यापकता के आधार पर, यानी बाई स्केल के आधार पर बात करें कि मतलब कोई भी रोग है कितने स्तर को प्रभावित करता है, केवल घर तक सीमित है या पूरा गांव लपेट लिया है या फिर पूरा शहर लपेट लिया, पूरा राज्य, पूरा देश या फिर पूरा विश्व समेट लिया है। तो इस आधार पर बात करते हैं तो एक तो महामारी होता है जो कि कई देशों, महाद्वीपीय या विश्व भर में फैला हुआ होता है, जैसे कोविड-19 का आप आतंक देखे ही हैं। उसके बाद स्थानीय क्या होता है, स्थानीय को हम एपिडेमिक बोलते हैं और महामारी को हम क्या बोलते हैं, पैडेमिक बोलते हैं। एपिडेमिक यानी स्थानिक होता है, अचानक एक विशेष क्षेत्र या समुदाय में क्या होता है, फैल जाता है, जिससे प्लेग होता है। अगर हम एंडेमिक की बात करते हैं, तो एक विशेष स्थान या जनसंख्या तक ही सीमित होता है। क्या, एक विशेष स्थान या जनसंख्या तक ही सीमित होता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं तो कोविड-19 क्या था, तो एक महामारी का सटीक उदाहरण था। कोविड-19 क्या था, तो एक महामारी का सटीक उदाहरण था, जबकि जुकाम एक तरुण और संक्रामक रोग है। जुकाम कैसा, तो जुकाम आपका कम समय के लिए होता है तो इसलिए इसको हम एक्यूट रोग बोल देते हैं या फिर तरुण रोग बोल देते हैं। और जुकाम क्या हो जाता है कि एक आदमी से दूसरे आदमी में फैल जाता है। अगर वो आपके सामने आकर छींक दिया, आछी कर दिया तो हो गया, फिर आप भी आछी करते रहिए। ठीक, तो ये आपका संक्रामक रोग होता है और दूसरा तरुण रोग होता है। ठीक है, देखिए रोगों को हमने 3 आधार पर बांटा है, एक तो अवधि के आधार पर, दूसरा प्रसार के आधार पर, तीसरा व्यापकता के आधार पर। ठीक, अब हम बात करते हैं आगे। हम बात कर लेते हैं, देखिए जो हमारा अनुवांशिक पदार्थ होता है, हमारा अनुवांशिक पदार्थ की बात करते हैं तो अनुवांशिक पदार्थ क्या क्या होता है। तो अनुवांशिक पदार्थ की अगर हम बात करते हैं तो डीएनए और आरएनए क्या होता है, तो अनुवांशिक पदार्थ होता है। डीएनए और आरएनए क्या होता है, तो अनुवांशिक पदार्थ होता है। अगर हम पोलियो की बात करते हैं, अगर हम पोलियो की बात करें तो पोलियो पर किसका प्रभाव पड़ता है, जब पोलियो हो जाता है तो उस पर तंत्रिका तंत्र पर प्रभाव पड़ता है। पोलियो का असर किस चीज़ पर देखने को मिलता है, तो तंत्रिका तंत्र पर देखने को मिलता है। और इसमें हम क्या करते हैं, टीकाकरण करते हैं। प्रथम जो वैक्सीन होता है इसका आविष्कार की बात करते हैं तो जोनास साल्क को माना जाता है, जो कि ओरल वैक्सीन और ओरल वैक्सीन अल्बर्ट साबिन, यानी जोनास साल्क और अल्बर्ट साबिन ने मिलकर क्या किया, तो वैक्सीन बनाया। और उस वैक्सीन में एक ओरल वैक्सीन होता है, जैसे देखे हुए कि छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, पिलाया जाता है। छोटे बच्चों को क्या किया जाता है, उसके मुख में पिलाया जाता है, तो ओरल हो गया यानी पिलाने वाला हो गया, जिसका आविष्कार कौन करते हैं, तो अल्बर्ट साबिन करते हैं। और जनरली जैसे कोविड-19 में क्या आपको कोई बूंद पिलाया गया था, नहीं पिलाया गया था, तो उसमें क्या किया गया था, उसमें इंजेक्शन दिया गया था। तो अगर हम प्रथम वैक्सीन की बात करते हैं, जो इंजेक्शन वाला था वो जोनास साल्क करते हैं, और जो ओरल वैक्सीन की बात करते हैं तो उसका आविष्कार कौन करते हैं, तो अल्बर्ट साबिन करते हैं। और भारत 2014 में क्या है, तो पोलियो मुक्त हो गया। भारत क्या है, तो 2014 में यह पोलियो मुक्त बन गया है। भारत 2014 में क्या है, तो पोलियो मुक्त बन गया है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं, ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं एड्स की, हम बात करते हैं एड्स की बात करते हैं तो सबसे पहले हम उन रोगों को देख रहे हैं जो कि वायरस के कारण होता है। किन के कारण होता है, तो जो रोग वायरस के कारण होता है तो उसमें हम सबसे पहले क्या देखें, उसमें हम सबसे पहले पोलियो को देखें। उसमें हम सबसे पहले किस चीज़ को देखें, तो उसमें हम सबसे पहले पोलियो को देखें। पोलियो में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। हम ये वायरस से संबंधित रोग देख रहे हैं, किससे, तो वायरस से संबंधित रोग देख रहे हैं। ठीक है, अच्छा, वायरस ना तो सजीव होता है ना तो निर्जीव होता है, इसको सजीव और निर्जीव के बीच की कड़ी कहते हैं, इस बात को भी ध्यान रखिएगा। हम एड्स की बात करते हैं तो इसका एड्स का अगर फुल फॉर्म की बात करें तो एक्वायर्ड इम्यून डिफिशियंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। एक्वायर्ड इम्यून डेफिशिएंसी सिंड्रोम होता है। ठीक,
उसके बाद हम रेबीज की बात, इसका अगर हम परीक्षण के लिए इसका टेस्ट किससे किया जाता है, इसके टेस्ट के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है। HIV के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है, एलिसा टेस्ट किया जाता है। ध्यान रखिएगा, इससे संबंधित आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा हुआ है। ठीक, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो एड्स में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें आपका WBC या फिर T सेल्स प्रभावित हो जाता है। WBC, और इस WBC या T सेल्स को क्या बोलते हैं, प्रतिरक्षा प्रणाली बोलते हैं। यानी जिसको एड्स हुआ उसका इम्यून सिस्टम बहुत ही कमज़ोर हो जाता है, उसको बहुत जल्दी बहुत ज़्यादा रोग हो जाता है। ठीक है, तो हो गया, एड्स पढ़ लिए, एड्स का फुल फॉर्म देख लिए। ये HIV वायरस के कारण होता है। प्रतिरक्षा प्रणाली इसमें कौन सा नष्ट हो जाता है, तो WBC या T सेल्स नष्ट हो जाता है। और इसके टेस्ट के लिए कौन सा टेस्ट लेते हैं, तो एलिसा टेस्ट लेते हैं। कौन सा टेस्ट, एलिसा टेस्ट लेते हैं। ठीक, उसी प्रकार अगर हम रेबीज की बात करते हैं, किसकी, अगर हम रेबीज की बात करें तो रेबीज भी वायरस के कारण होता है। रेबीज भी वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है, तो रेबीज आपका रेबडो वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है, तो रेबडो वायरस के कारण होता है। और किसके काटने से होता है, तो कुत्ते के काटने से होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें भी आपका तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। अगर हम विषाणु की प्रकृति की बात करें, वायरल नेचर की बात करें, तो एंटीबायोटिक का इन पर कोई असर नहीं होता है। एंटीबायोटिक का इस पर कोई असर नहीं होता। जो रोग वायरस से होते हैं, अगर उसमें एंटीबायोटिक देते हैं तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होता है, क्योंकि एंटीबायोटिक का मतलब है कि अगर आप कोई भी रोग जो कि बैक्टीरिया के कारण हुआ है, जो कि जीवाणु के कारण हुआ है, वहाँ पर अगर आप एंटीबायोटिक देते हैं तो वो ज़्यादा सही रहता है। क्या, तो वो ज़्यादा सही रहता है। लेकिन जो रोग वायरस से हुआ है वहाँ एंटीबायोटिक देने से कोई फ़ायदा होता नहीं है। ठीक, चलिए हम आगे बात करते हैं। वायरल या वेक्टर की बात करते हैं। हेपेटाइटिस देखें, हेपेटाइटिस वायरल वेक्टर है, यानी ये भी वायरस के कारण ही होगा। हेपेटाइटिस की बात करते हैं तो इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस में आपका यकृत प्रभावित होता है। हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो हेपेटाइटिस में आपका ये होता है, यकृत प्रभावित होता है। इसमें होता क्या है कि E और U भोजन जल के माध्यम से, BCD शारीरिक तरल पदार्थ रक्त के माध्यम से B टीका का उपलब्ध है। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ध्यान रखिएगा। हेपेटाइटिस का किसके कारण होता है, तो वायरस के कारण होता है। ठीक है, और किस अंग से संबंधित है, तो यकृत से संबंधित है। ठीक है, यकृत से, और शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, तो आपका यकृत होता है। ठीक, उसके बाद डेंगू की बात करते हैं। मादा एडिज एजिप्टी मच्छर के कारण होता है। डेंगू किसके कारण होता है, तो मादा एडिज के कारण होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। मादा एडिज एजिप्टी मच्छर के कारण होता है। और ये किस वायरस के कारण होता है, इसमें ऑर्बो वायरस को ये क्या करता है, मादा जो एडिज होता है, ऑर्बो वायरस को क्या करता है, यह वाहक का काम करता है। इसे हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको हड्डी तोड़ बुखार भी कहते हैं। अगर हम चेचक की बात करते हैं, जिसको छोटी माता भी बोलते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, छोटी माता बोलते हैं, चिकन पॉक्स बोलते हैं, वायरिसेला जस्टिर वायरस के कारण होता है। किस वायरस के कारण होता है, वायरिसेला जोस्टर वायरस के कारण होता है। और चेचक में बात करते हैं कि वायरियोला वायरस। टीका का खोज की अगर हम बात करें कि टीका का खोज सबसे पहले किसने किया था, टीका का खोज एडवर्ड जेनर करते हैं। कब करते हैं, तो 1796 में करते हैं। भारत जो है 1977 में इस चेचक से मुक्त हो जाता है। भारत जो है 1977 में चेचक से मुक्त हो जाता है। अगर हम फ्लू और अदर्स की बात करते हैं, जैसे जुकाम हो गया, बर्ड फ्लू हो गया, स्वाइन फ्लू हो गया, गलसुआ हो गया या मम्स हो गया, जिसको गलसुआ को ही मम्स बोलते हैं, ये सभी के सभी क्या है, ये सभी के सभी वायरस के कारण होते हैं। ध्यान रखिएगा। और ये आपसे प्रश्न पूछा हुआ है कि इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसमें लार ग्रंथि प्रभावित होता है। कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है, तो इसमें आपका लार ग्रंथि प्रभावित होता है। मम्स से पूछा हुआ प्रश्न आपका 2025 में, मम्स में कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है, तो आपका पैरोटिड लार ग्रंथि प्रभावित होता है। ठीक है, अगर हम बात करें चेचक की खोज की, स्मॉल पॉक्स की, चेचक की खोज की अगर हम बात करते हैं, चेचक की खोज की बात करते हैं, तो एडवर्ड जेनर करते हैं ने की थी, जो दुनिया का पहला सफल टीका था। जो दुनिया का क्या था, तो पहला सफल टीका था। ठीक, अब हम बढ़ते हैं आगे। अब हम करते हैं बैक्टीरिया से जो रोग होते हैं उनको देखेंगे। हमने अब तक देखा कि वायरस से जो भी रोग होते थे उसका नाम देखा, उसमें कौन सा टेस्ट होता है वो भी देखें, और उसके साथ ही साथ हम ये देखें कि उसका खोज कौन किए थे और कैसे कैसे मतलब प्रोग्राम रहा, जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछा हुआ है वो भी हम कवर किए। अब हम बैक्टीरिया से संबंधित रोग को देखेंगे, यानी जीवाणु से संबंधित रोग को देखेंगे। ठीक है, बैक्टीरिया को ही हम क्या बोलते हैं, जीवाणु बोलते हैं। बैक्टीरिया जी ऐसे याद रख सकते हैं आप। जीवाणु का अगर हम परिचय की बात करते हैं तो ये कैसे होते हैं, प्रोकैरियोटिक होते हैं कि यूकैरियोटिक होते हैं, तो ये होते हैं प्रोकैरियोटिक। कैसे होते हैं, तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में बहुत ही
माइनर डिफरेंस होता है। क्या होता है? बहुत ही माइनर डिफरेंस होता है। जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, जो प्रोकैरियोटिक जो कोशिका होती है उसमें जो कोशिकांग होता है विकसित रूप में नहीं होता है, और यूकैरियोटिक कोशिका में क्या होता है, जो भी कोशिकांग होते हैं, जो भी संरचना होती है कोशिका की, वे सारे के सारे क्या होते हैं, वे सारे के सारे विकसित होते हैं। अगर हम बात करते हैं तो अगर कोई भी रोग जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, कोई भी रोग जो कि बैक्टीरिया के कारण होता है, वहाँ एंटीबायोटिक काम करता है, वहाँ पे एंटीबायोटिक क्या करता है, वहाँ पे एंटीबायोटिक आपका काम करता है। अगर हम टीबी की बात करते हैं या फिर तपेदिक की बात करें, इसको हम तपेदिक भी बोलते हैं, तो इसमें जनरली देखा जाता है कि यह किसके कारण होता था, ये आपका जीवाणु या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो जीवाणु या फिर बैक्टीरिया के कारण होता है। और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो इसमें आपका प्रभावित होता है कौन सा अंग? तो इसमें प्रभावित होता है आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक है, इसमें फेफड़ा प्रभावित होता है। किस बैक्टीरिया के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। और बचाव के लिए क्या करते हैं? हम बीसीजी का टीका लेते हैं। किस चीज़ का टीका लेते हैं? तो बीसीजी का टीका लेते हैं। बीसीजी बोले तो बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन टीका। ये नहीं याद हो कोई बात नहीं, आप ध्यान रखिएगा। बीसीजी का टीका किस में लेते हैं? तो हम टीबी में लेते हैं। किस में लेते हैं? तो टीबी में लेते हैं। ठीक, चलिए अब हम देखते हैं, तभी देख लिए, टीबी देख लिया हम। अब हम क्या देखेंगे? अब हम देखेंगे आपका हैजा। ठीक है, हैजा ये भी किसके कारण होता है? ये भी किसके कारण होता था? आपका बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। ठीक है, ये भी किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। और किस बैक्टीरिया के कारण? तो विब्रियो कोलेरा बैक्टीरिया से होता है। और ये किसके कारण होता है? तो कारण, जब भी कोई भी व्यक्ति दूषित जल पी लेता है तो उसको ये हो जाता है हैजा। ठीक है, उसको क्या हो जाता है? उसको हो जाता है हैजा। ठीक, और इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो हैजा में अगर हम प्रभावित अंग की बात करते हैं तो इसमें प्रभावित होता है आपका अमाशय प्रभावित होता है। ठीक है, उसके बाद हम टाइफाइड की बात करते हैं। टाइफाइड होता किसके कारण? तो टाइफाइड आपका होता है साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो साल्मोनेला टाइफी के कारण होता है। इसको आंत का बुखार भी बोलते हैं। इसमें प्रभावित अंग की बात करते हैं तो इसमें प्रभावित अंग क्या होता है? तो इसमें अगर आप प्रभावित अंग की बात करें तो इसमें कौन सा प्रभावित अंग होता है? तो ये आपका आंत ही प्रभावित होता है। ठीक है, टाइफाइड में कौन सा अंग प्रभावित होता है? तो टाइफाइड में आपका आंत प्रभावित होता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं? आंत प्रभावित होता है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? आंत का बुखार भी बोलते थे। किसमें? टाइफाइड को। और इसमें कौन सा परीक्षण लेते हैं? तो इसमें विडाल टेस्ट लेते हैं। ठीक है, इसमें कौन सा परीक्षण लेते हैं? तो इसमें हम विडाल टेस्ट लेते हैं। और ये आपके 2025 के एग्जाम में पूछा हुआ भी प्रश्न है। तो विडाल टेस्ट किससे संबंधित है? तो टाइफाइड से संबंधित है विडाल। मतलब टाइवीडाल, आप ऐसे याद रख सकते हैं, टाइवीडाल। ठीक है, यानी मान लीजिए कोई तैयार हो रहा है स्कूल जाने के लिए, वो कह रहा है कि टाइवीडाल दो। ठीक है, तो टाइफाइड किससे संबंधित है? तो विडाल टेस्ट से संबंधित है। ठीक है, टेस्ट के लिए जा रहा है तो टाई डाल के जा रहा है, टाई भी डाल के जा रहा है। कोई भी अगर टेस्ट के लिए जा रहा है तो वो टाई भी डाल के जा रहा है। ठीक, अगर अन्य आंत रोग की बात करते हैं तो जैसे पेप्टिक अल्सर होता है, इसमें भी आंत प्रभावित होता है। और उसके बाद डायरिया होता है। ठीक, टाइफाइड बुखार की सटीक पुष्टि के लिए विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, ये भी आपको स्पष्ट रूप से 12 में करके बता दिया गया कि टाइफाइड बुखार की सटीक पुष्टि के लिए कौन सा टेस्ट किया जाता है? तो विडाल टेस्ट किया जाता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज कौन करते हैं? तो सबसे पहले एंटीबायोटिक की खोज करते हैं आपके पेनिसिलियम एंटीबायोटिक बनता है। और उसके खोज कौन करते हैं? तो आपके कमेंट करके बताइएगा आप। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि गंभीर जीवाणु संक्रमण, सीवियर बैक्टीरियल इन्फेक्शन किसके कारण होता है? तो गंभीर जीवाणु अगर हम संक्रमण की बात करते हैं तो एक प्लेग होता है। ये भी हम बैक्टीरिया से ही संबंधित देख रहे हैं। ठीक है, प्लेग होता है। प्लेग पास्चुरेला पेस्टिस के कारण होता है। इसको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। प्लेग को किस नाम से जाना जाता है? तो प्लेग को आपको ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। और प्लेग को ब्लैक डेथ के नाम से जाना जाता है। और 1897 से 1906 में भारत में लगभग 1.2 करोड़ लोगों की मृत्यु किससे होती है? तब प्लेग के कारण नहीं होती है। और फैलता है किसके कारण है? तो चूहा के कारण ये फैलने का काम करता है। ठीक, उसके बाद एक बहुत ही महत्वपूर्ण बीमारी है। ठीक है, मतलब बहुत बेकार सा, टिटेनस है। ये भी किसके कारण होता है? तो ये भी आपका टिटेनस किसके कारण होता है? तो ये भी आपका बैक्टीरिया के कारण ही होता है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। इसे लॉकजॉ भी कहते हैं। ठीक है, लॉकजॉ भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? लॉकजॉ भी कहते हैं। टिटेनस को क्या बोलते हैं? लॉकजॉ भी कहते हैं। ठीक है, ये किसके कारण होता है? तो जब भी जंग वाला अगर कोई भी कांटी वगैरह आप में फल जाता है, ठीक है, तो उसके कारण क्या हो जाता है? ये टिटेनस नामक रोग होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं लेप्रोसी की, यानी कुष्ठ रोग की बात करते हैं, तो ये भी किसके कारण होता है? ये भी होता है आपका
तो कुष्ठ रोग जो होता है आपका, ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये भी आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है, कौन सा बैक्टीरिया होता है? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। कौन सा बैक्टीरियम होता है इसमें? तो माइकोबैक्टीरियम लेप्री होता है। इसे हैंसन रोग भी कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? हैंसन रोग भी कहते हैं। त्वचा और तंत्रिका पर क्या करता है? असर डालता है। किस चीज़ पर? एक तो त्वचा पर आप देखने को मिलता है, और दूसरा तंत्रिका तंत्र पर यह प्रभाव डालने का काम करता है। उसके बाद जो होता है डिप्टीरिया होता है। ये भी किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण ही होता है। डिप्टीरिया कोरिनेबैक्टीरियम डिप्टीरिया श्वसन पथ का क्या करती है? संक्रमण करती है। श्वसन पथ का क्या करती है? संक्रमण करती है। और हम अगर यौन संचारित रोग की बात करते हैं, जैसे गोनोरिया हो गया, ठीक है, सिफिलिस हो गया, ये भी किसके कारण होता है? लगता है कि वायरस के कारण होता है, लेकिन ये वायरस के कारण नहीं होता, बल्कि ये भी किसके कारण होता है? बैक्टीरिया के कारण होता है, यानी जीवाणु के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो ये भी आपके जीवाणु के कारण होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं। क्या कुष्ठ रोग को हम क्या कहते हैं? कुष्ठ रोग को हैंसन रोग भी कहते हैं। हैंसन डिजीज के नाम से जाना जाता है। और टिटेनस को लॉक जॉ भी कहा जाता है। टिटेनस को क्या कहा जाता है? तो टिटेनस को आपको लॉक जॉ भी कहा जाता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कवक जनित रोग की, किसकी बात करते हैं? तो कवक जनित अगर हम रोग की बात करते हैं, तो कवक से कौन कौन सा रोग होता है? तो कवक से होने वाले रोग की अगर हम बात करते हैं, तो आपका दाद हो गया, खाज हो गया, एथलीट फुट हो गया, ये सभी किसके कारण होता है? तो कवक से रोग होता है। किसके कारण होता है? तो कवक से होता है। कुछ अन्य रोग की बात करते हैं, जैसे गंजापन हो गया। कौन? गंजापन हो गया, दम्मा हो गया, श्वसन पथ का फफूंद संक्रमण हो गया। ये दाद, खाज, एथलीट फुट, गंजापन और दमा, एक किसके कारण होता है? तो एक कवक के कारण होता है। कवक किसके कारण होता है? तो कवक के कारण होता है। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं प्रोटोजोआ की। प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की बात कर लेते हैं। ठीक है, प्रोटोजोआ से होने वाले रोग की बात करते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण सबसे पहले मलेरिया किसके कारण होता है? तो प्लाज्मोडियम और नामक प्रोटोजोआ के कारण होता है। और इसका वाहक कौन होता है? तो मादा एनफ्लीज मच्छर होता है। क्या? मादा एनफ्लीज मच्छर होता है। कौन मच्छर होती है? तो मादा एनफ्लीज मच्छर होती है। और इसके कारण कौन सा रोग होता है? तो आपका मलेरिया होता है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि सोने की बीमारी, स्लीपिंग सिकनेस, ट्रिपनोसोमा। ठीक है, सोने की बीमारी ट्रिपनोसोमा, इसकी वाहक शीशी मक्खी होती है। कि कौन होती है? शीशी मक्खी होती है। और उसके बाद काला जार, ये भी आपका प्रोटोजोआ से ही होता है। ठीक है, पायरिया जो होता है, पायरिया भी होता है। ये भी आपका पायरिया प्रोटोजोआ के कारण ही होता है। पायरिया होते हैं। पायरिया हो गया, मलेरिया हो गया, सोने की बीमारी हो गया, और काला जार हो गया। और काला जार का वाहक क्या है? तो बालू माखी है। काला जार का वाहक क्या है? तो बालू माखी है। इसको हम ट्रिक से भी याद रखते हैं कि पप्पा काम पर सोते हैं। ठीक है, तो आपका पा से पायरिया हो गया, का से काला जार हो गया, उसके बाद माँ से मलेरिया हो गया, और सो से सोने की बीमारी हो गया। ठीक है, प्रोटोजोआ को हम ऐसे भी याद रख सकते हैं। आपका एक पायरिया हो गया, काला जार हो गया, उसके बाद मलेरिया हो गया, उसके बाद सोने की बीमारी हो गया। किसके कारण होता है? तो ये पायरिया के कारण, ये आपका प्रोटोजोआ के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो प्रोटोजोआ के कारण होता है। ठीक है, एक सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की अगर हम बात करते हैं कि मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल होने वाली जो कुनैन जो दवा है, वो सिनकोना वृक्ष की छाल से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है? तो सिनकोना वृक्ष के छाल से प्राप्त किया जाता है। सिनकोना वृक्ष के छाल से क्या प्राप्त किया जाता है? तो मलेरिया के उपचार में इस्तेमाल होने वाला कुनैन दवा। ठीक है, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक, उसके बाद बात करते हैं अनुवांशिक विकार की, जेनेटिक डिसऑर्डर की। अगर हम बात करते हैं किसकी? जेनेटिक डिसऑर्डर की बात करते हैं, तो जीन की खराबी या गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन के कारण ये होते हैं। जैसे डाउन सिंड्रोम की बात करते हैं, तो डाउन सिंड्रोम में होता क्या है कि इसे ट्राइसोमी 21 के नाम से भी जाना जाता है। 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति जब बन जाती है, इसमें क्या होता है? 21वें गुणसूत्र की अतिरिक्त प्रति बन जाता है, यानी फोटोकॉपी बन जाता है इसमें, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक, एक होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम में देखने को क्या मिलता है कि एक्स गुणसूत्र की इसमें क्या हो जाती है? एक्स गुणसूत्र की कमी हो जाती है। ये केवल महिलाओं में देखने को मिलता है। क्या? केवल महिलाओं में देखने को मिलता है। उसके बाद एक होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, पुरुषों में एक अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र की उपस्थिति हो जाती है, जिससे जो कोई भी पुरुष जो होता है क्या कैसा महिला जैसा व्यवहार करने लगता है। ठीक, टर्नर सिंड्रोम जो होता है केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। किसको? केवल महिलाओं को प्रभावित करता है। जबकि क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम पुरुषों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण होता है। पुरुषों में अतिरिक्त एक्स गुणसूत्र के कारण होता है। कौन सा आपका? तो ये होता है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। ध्यान रखिएगा, क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम केवल पुरुषों में होता है। टर्नर सिंड्रोम
ठीक है। टर्नर सिंड्रोम किस में होता है? केवल महिला में होता है। और डाउन सिंड्रोम दोनों में से किसी में हो सकता है, जिसमें 21वें गुणसूत्र में क्या हो जाता है, एक एक्स्ट्रा फोटोकॉपी बन जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डाउन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक। उसके बाद बात करते हैं आनुवंशिक विकार की। हम किसकी बात करते हैं? आनुवंशिक विकार की बात करते हैं। तो इसमें होता है आपका एक हीमोफीलिया होता है। ठीक है। आनुवंशिक विकार यानी वैसे रोग जो कि जेनेटिक्स ऑर्डर में चलते हैं, यानी आपके पापा को हुए, फिर उनके बेटा को, फिर उनके बेटा को, तो ऐसे रोग भी होते हैं। तो उनको हम क्या बोलते हैं? आनुवंशिक रोग बोलते हैं, या फिर आनुवंशिक विकार बोलते हैं, डिसऑर्डर बोलते हैं। ठीक। इसमें कौन रोग होते हैं? तो इसमें होता है आपका हीमोफीलिया। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया में क्या होता है? रक्त का थक्का नहीं बनता। कौन सा विटामिन रक्त का थक्का के लिए जिम्मेवार होता है? तो आपका विटामिन के होता है, ध्यान रखिएगा। रक्त का थक्का नहीं बनता है। एक छोटी सी चोट में भी लगातार क्या होता है? रक्तस्राव होते रहता है। ठीक। एक होता है आपका सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया, लाल रक्त कोशिकाओं का आकार हंसिया जैसा हो जाता है, यानी हंसुआ जैसा हो जाता है, इसलिए इसको सिकल मतलब हंसुआ ही होता है। ठीक है। इस प्रकार का हो जाता है। ठीक है। इस प्रकार का हो जाता है। ठीक। इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? सिकल सेल एनीमिया बोलते हैं। एक होता है आपका रक्त वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। ठीक है। रक्त वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, इसमें कौन सा जो कलर होता है जिसको लोग देखने में असक्षम हो जाते हैं? तो लाल और हरे रंग, ध्यान रखिएगा, एग्जाम में पूछा हुआ है। लाल और हरे रंग कलर ब्लाइंडनेस में क्या होते हैं कि व्यक्ति भेद नहीं कर पाता, यानी कौन लाल है और कौन हरा है वो चिन्हाता नहीं है। जब नहीं चिन्हाता है तो उसी को हम क्या बोलते हैं? उसी को हम कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कलर ब्लाइंडनेस बोलते हैं। ठीक। उसके बाद एक होता है एल्बिनिज्म। क्या होता है? एक होता है एल्बिनिज्म। एल्बिनिज्म में क्या देखने को मिलता है? तो जो त्वचा है, बालों और आँखों में मेलेनिन वर्ण की कमी के कारण होता है। त्वचा, बालों और आँखों में मेलेनिन वर्ण के कारण ये होता है। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। तो हीमोफीलिया को अक्सर शाही बीमारी यानी रॉयल डिजीज को कहा जाता है, क्योंकि यह महारानी विक्टोरिया के वंशजों में पाई गई थी। जो हीमोफीलिया है, हीमोफीलिया है, उसको शाही बीमारी, रॉयल डिजीज कहा जाता है। क्यों भाई? क्योंकि यह महारानी विक्टोरिया को पाया जाता था। महारानी विक्टोरिया इस रोग से ग्रसित थी। उसके बाद क्या है? तो जेनेटिकल है, तो इनके बेटे में, फिर उनके बेटे में ये चलता चला गया, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? रॉयल डिजीज भी बोलते हैं। ठीक। अब हम बढ़ते हैं आगे। देखिए, पौधों में रोग आपके एग्जाम में बहुत कम प्रश्न देखने को मिले हैं, 9 मात्रा की, तो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं अथवा ना चाहें तो नहीं कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन हम करेंगे। ठीक है। हम क्या पता कहीं पूछ दे, तो उसके लिए है, लेकिन उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, आप छोड़ना चाहें तो छोड़ सकते हैं। ठीक। तो हम बात करते हैं पौधों में रोग प्रकार और उदाहरण की। तो देखिए, पौधों में जीवाणु से कौन कौन से रोग होते हैं? तो नींबू का जो साइट्रस या कैंकर रोग जो होता है वो आपके बैक्टीरिया के कारण नहीं होता है। नींबू का साइट्रस या कैंकर रोग हो गया, वो आपका बैक्टीरिया के कारण होता है। किसके कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण होता है। क्राउन गॉल की बात करते हैं तो ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। और एस्टर एलोज की बात करते हैं तो ये भी बैक्टीरिया के कारण होता है। ठीक है। पौधों में विषाणु से होने वाले रोग कौन सा है? तो इस प्रकार का अगर पत्ती में संरचना देखने को मिले तो समझ लीजिएगा वो विषाणु से होने वाला रोग है। पीला सिरा मोजेक रोग, येलो वेन मोजेक रोग इसको बोलते हैं, जिसमें पत्ता क्या हो जाता है? पीला पीला हो जाता है, फिर जल जाता है। ठीक है। और इस प्रकार आपका नींबू का साइट्रस जो रोग होता है, इस प्रकार का आपको देखने को यहाँ पर मिल जाता है। ठीक। उसके बाद कवक से होने वाला रोग कौन सा है? तो आप देखे होइएगा कि कभी कभी क्या होता है कि जो गेहूं का बाली होता है, गेहूं का बाली होता है, थोड़ा जला जैसा हो जाता है। ठीक है। जला जैसा हो जाता है, ब्लैक धब्बा जैसा दिखने लगता है। ब्लैक धब्बा जैसा दिखने लगता है तो गेहूँ, इसको हम रस्ट बोलते हैं। तो गेहूँ का रस्ट हो गया, एर्गोट हो गया, स्नो मोल्ड हो गया, ब्लैक नॉट हो गया, या फिर ब्लाइट हो गया। ये सभी के सभी किसके कारण होता है? तो कवक से संबंधित है। कवक से होने वाले ये रोग हैं। ठीक है। विषाणु से कौन सा रोग था? तो येलो वेन मोजाइक रोग था। और बैक्टीरिया से कौन कौन रोग था? तो नींबू का साइट्रस कैंकर था, क्राउन गॉल था, और एस्टर एलोज था। ठीक। उसके बाद अगर हम बात करते हैं पर्यावरणीय खतरे से संबंधित कुछ रोग की, जो कि पर्यावरण के कारण होता है। विल्सन रोग, शरीर में जब तांबे की अधिकता हो जाता है, शरीर में जब तांबे की अधिकता हो जाता है तो कौन सा रोग होता है? तो विल्सन रोग होता है। शरीर में जब तांबे की अधिकता हो जाता है, तांबे की अधिक मात्रा हो जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? उसको हम विल्सन रोग बोलते हैं। एक होता है मैड हाइटर रोग। क्या होता है? एक होता है आपका मैड हाइटर रोग। इसमें पारे की विषाक्तता के कारण ये तंत्रिका तंत्र को क्या करता है? नुकसान करता है। एक होता है आपका इटाई जो होता है कैडमियम के जमाव के कारण
गंभीर हड्डियों का दर्द होता है। हड्डी में जब जब ज़्यादा दर्द होता है तो किसके कारण होता है? तो कैडमियम के कारण, कैडमियम के जमाव के कारण होता है। और इस रोग को क्या बोलते हैं? इटाई इटाई बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? इटाई इटाई बोलते हैं। इटाई इटाई में क्या होता है कि कैडमियम का जमाव हो जाता है। एक होता है आपका ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम तब होता है जब पेयजल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है। शिशुओं के रक्त में ऑक्सीजन की कमी हो जाता है, इसलिए तो इसके नाम में बेबी है। ठीक है, तो ऑक्सीजन की कमी हो जाता है तो उनका रक्त कैसा हो जाता है? तो उनका रक्त थोड़ा ब्लू जैसा दिखने लगता है। ऑक्सीजन की कमी के कारण उनका रक्त ब्लू जैसे दिखने लगता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। और ये तब होता है जब पेयजल में क्या होता है, जो पानी हम पीते हैं उसमें नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। ठीक है, एक और ध्यान में आ रहा है का क्या बोलते हैं उसको, जिसमें मरकरी की मात्रा बढ़ जाती है, जिसको मिनी माता रोग बोलते हैं। मिनी माता शायद, हाँ, उसको देखते हैं, उसको एक बार कंफर्म कर लीजिएगा आप। महत्वपूर्ण बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो इटाई इटाई रोग पहली बार जापान में कैडमियम प्रदूषण के कारण पहचाना गया था। इटाई इटाई जो रोग है पहली बार जापान में कैडमियम प्रदूषण के कारण क्या किया गया था कि इसको पहचाना गया था। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि अभी तक हम जो भी पढ़े उसको एक नज़र में देखने की बात करें तो विषाणु जो होता है इसमें, इसकी अगर हम संरचना की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सी संरचना होती है? डीएनए या फिर आरएनए, प्रोटीन या फिर कैप्सिड होती है। ठीक है, प्रमुख रोग की बात करते हैं जो बहुत ही फेमस है, आपका पोलियो हो गया, एड्स हो गया, जो पोलियो हो गया, एड्स हो गया। ठीक है, पोलियो हो गया, एड्स हो गया, डेंगू हो गया, रेबीज फ्लू हो गया। ये आपका किसके कारण होता है? तो ये आपका प्रमुख रोग है और ये वायरस के कारण होता है। ठीक, इसमें एंटीबायोटिक काम करता है कि नहीं करता? तो इसमें एंटीबायोटिक आपका बिल्कुल भी काम नहीं करता। इसमें एंटीबायोटिक आपका बिल्कुल भी काम नहीं करता। बैक्टीरिया से होने वाले रोग की बात करते हैं तो ये एक कोशिकीय क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक होते हैं। इसके प्रमुख रोग की बात करते हैं तो टीबी हो गया, हैजा हो गया, प्लेग हो गया, टाइफाइड हो गया। ठीक है, और इसमें एंटीबायोटिक काम करता है कि नहीं? तो ये हाईली इफेक्टिव होते हैं, बहुत काम करता है इसमें। ठीक है, उसके बाद कवक की बात करते हैं तो इसकी संरचना कैसी होती है? तो इसकी संरचना यूकैरियोटिक होती है और इसमें दाद, एथलीट, फुट, दमा जो होता है ये इसी के कारण होता है। किसके कारण? कवक के कारण ही होता है। किसके कारण होता है? तो ये आपका कवक के कारण ही होता है। और इसमें अगर हम एंटीबायोटिक्स के प्रभाव की बात करते हैं तो एंटी फंगल आवश्यक होता है। इसमें एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरिया, एंटीबायोटिक नहीं दिया जाता, एंटी फंगल की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद हम प्रोटोजोआ की बात करते हैं तो प्रोटोजोआ की संरचना की बात करें तो ये परजीवी यूकैरियोटिक होते हैं। और प्रमुख रोग की बात करते हैं तो मलेरिया हो गया, कालाजार हो गया, सोने की बीमारी हो गया और परजीवी रोधी आवश्यक वाहक का नियंत्रण होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं कुछ और है का नहीं है और हम लोग अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। और अंतिम पड़ाव पर पहुंच जाने के साथ साथ हम कहे ये थे कि हम कुछ PYQ को भी देख लेंगे। तो जो अब तक टिके हुए उनको कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बिल्कुल मिलना चाहिए। तो आपका जो 2025 के एग्ज़ाम में कुछ पूछे हुए प्रश्न है उसको हम देख लेते हैं। एक है कि आपका मच्छर द्वारा एक और रोग फैलता है। ठीक है, एक मच्छर द्वारा एक रोग फैलता है। ठीक है, जिसको जो जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है, मच्छरों द्वारा फैलने वाला उस वायरस का नाम बताइए। उस वायरस का, जो जापानी एक इंसेफ्लाइटिस वायरस है। ठीक है, और किस मच्छर के काटने से फैलता है? तो क्यूलेक्स प्रजाति के मच्छर से काटने से फैलता है। इसमें होता क्या है? देखिए, जापानी इंसेफ्लाइटिस जो होता है, इसमें कुछ हमको सादा पेज नहीं मिलेगा जी मिल जाता तो बड़ा अच्छा रहता लिखने के लिए। चलिए इस पर लिख के बता देगा, कहीं जगह मिल जाए तो अच्छा हो जाए। कहीं जगह ना है, चलो इसी पे देखते हैं। जापानी इंसेफ्लाइटिस, एक मिनट सादा पेज ले लेते हैं। हम बात कर रहे थे किसकी? जापानी इंसेफ्लाइटिस की बात कर रहे थे। इंसेफ्लाइटिस, इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? इसमें मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। यही प्रश्न पूछा गया था। इसमें क्या होता है? तो इसमें आपका मस्तिष्क में सूजन हो जाता है। ठीक, मस्तिष्क में क्या हो जाता है? सूजन हो जाता है। और किस मच्छर के कारण ये फैलता है? तो किस मच्छर के कारण फैलता है? तो क्यूलेक्स मच्छर के कारण फैलता है। कौन सा मच्छर? तो क्यूलेक्स मच्छर होता है आपका। क्यूलेक्स मच्छर होता है। कौन सा मच्छर होता है? क्यूलेक्स मच्छर होता है और इससे मृत्यु भी हो जाती है। ठीक है, कौन सा आपका, अगर हम वायरस की बात कर कौन सा ही आपका ये होता है
वायरस का नाम क्या होता है? तो जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है। ठीक है, जापानी इंसेफ्लाइटिस होता है। और इसमें क्या होता है? तो मस्तिष्क में रोग हो जाता है। ठीक है, एक और है आपका प्रश्न, एक और नहीं 2-4 है। ठीक है, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं। वो क्या था कि टाइफाइड से आपका प्रश्न पूछ लिया गया था। क्या टाइफाइड से आपका प्रश्न पूछ लिया गया था। PHOI टाइफाइड से प्रश्न पूछ लिया गया था कि आपका जो टाइफाइड है इसमें कौन सा टेस्ट होता है? तो विडाल टेस्ट होता है। कथन वाला स्टेटमेंट था, विडाल टेस्ट होता था। हम अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो इसमें विडाल टेस्ट होता है कि नहीं होता है? इसमें विडाल टेस्ट होता है। और उसके साथ ही साथ ये टाइफाइड आंतों में छिद्रण के कारण बनता है। ठीक है, ये क्या होता है? टाइफाइड में क्या होता है कि ये इसमें कौन सा अंग प्रभावित होता है? आंत प्रभावित होता है। और आंत में छिद्रण के कारण ये बनता है। ठीक है, आंत में छिद्रण के कारण ये रोग उत्पन्न होता है। लेकिन इसमें एक और था, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया, एक रोगजनक जीवाणु है। ये टाइफाइड से संबंधित नहीं है, निमोनिया से संबंधित है। ठीक है, निमोनिया है, उस नाम में ही निमोनिया है, तो वो टाइफाइड से संबंधित नहीं होगा, निमोनिया से ही संबंधित होगा। इस बात को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, एक बात, एक आपका मिलान करने को दिया था। मिलान करने को क्या दिया था कि जो आपका हेपेटाइटिस होता है उसमें प्रभावित अंग कौन होता है? हेपेटाइटिस में आपका प्रभावित अंग क्या होता है? हेपेटाइटिस में अगर हम प्रभावित अंग की बात करते हैं तो हेपेटाइटिस में प्रभावित अंग आपका यकृत होता है। कौन सा होता है? तो यकृत होता है। गोनोरिया की अगर हम बात करते हैं, किसकी? अगर हम गोनोरिया की बात करते हैं तो गोनोरिया की बात करते हैं तो इसमें कौन सा प्रभावित अंग होता है? तो ये आपका प्रजनन पथ से संबंधित होता है। प्रजनन पथ से संबंधित होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं मम्प्स की, तो मम्प्स में क्या प्रभावित होता है? मम्प्स में लार ग्रंथि प्रभावित होता है। मम्प्स में आपका लार ग्रंथि प्रभावित होता है। लार ग्रंथि प्रभावित होता है। मम्प्स में कौन सा ग्रंथि प्रभावित होता है? लार ग्रंथि प्रभावित होता है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं हेपेटाइटिस में कौन सा अंग प्रभावित होता है? हो गया है ट्यूबरकुलोसिस में कौन सा अंग? टीबी में, ट्यूबरकुलोसिस को भी टीबी ही बोलते हैं। ट्यूबरकुलोसिस को ही हम शॉर्ट में टीबी बोलते हैं। तो इसमें आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। कौन सा? तो इसमें आपका फेफड़ा प्रभावित होता है। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि किन व्यक्ति में मोटापा की संभावना नहीं होती है, तो मोटापा की संभावना सबसे कम कब होती है? मोटापा की संभावना सबसे कम कब होती है? जो व्यक्ति ज़्यादा हरा साग सब्जी खाते हैं, हरा साग सब्जी खाते हैं उनमें मोटापा की संभावना बहुत कम होती है। हरा साग सब्जी जो खाते हैं उनमें मोटापा की संभावना बहुत ही क्या होती है? कम होती है। ठीक, उसके बाद एक और अंतिम प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है कि टीकाकरण से संबंधित आपका ये प्रश्न पूछा गया है। टीकाकरण से संबंधित प्रश्न पूछा गया कि टीकाकरण वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन की अगर हम खोज की बात करते हैं तो कौन किया था? तो एडवर्ड जेनर कब किए थे? तो ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक, एडवर्ड जेनर हो गए। इसमें पूछा गया था कि टीकाकरण में होता क्या है? टीकाकरण में जनरली क्या होता है कि हम क्या करते हैं, मृत या फिर दुर्बल कोशिका को शरीर में प्रवेश कराते हैं। मृत या दुर्बल कोशिका को उस जो कि मृत या दुर्बल कोशिका जो उस रोग से संबंधित होता है जिसके लिए हम टीका बनाते हैं। मृत या दुर्बल रोगजनक कोशिका को शरीर में, रोगजनक जिससे रोग फैलता है, रोगजनक कोशिका को शरीर में प्रवेश कराते हैं। कोशिका को क्या करते हैं? कोशिका को शरीर में प्रवेश कराते हैं। टीका जो होता है, टीके मेमोरी बी और टी कोशिकाएं बनाते हैं जो रोगजनकों को तुरंत पहचान लेते हैं। अब जैसे ही ये जाता है तो हमारे शरीर में हमारे शरीर में क्या होता है? टी सेल क्या होती है? टी सेल होती है। टी सेल किसका एग्जाम्पल है? तो WBC का एग्जाम्पल है। WBC का एक प्रकार होता है टी सेल जो हम क्या सुरक्षा करती है? तो ये हमारे एंटीबॉडी का निर्माण करती है। जो कुछ भी बाहरी प्रवेश करता है, जो भी बैक्टीरिया हुआ, जो भी वायरस हुआ, सबसे पहले लड़ने का काम कौन करता है? ये टी सेल करता है। तो जैसे ही ये आता है, कौन आता है? उस रोग का रोगजनक जो कि मृत होता है या फिर दुर्बल होता है, तो ये क्या करता है? उसका एंटी में काम करना शुरू कर देता है और उसको मार मार के क्या करता है? हरा देता है। ठीक है, जिसके कारण होता क्या है कि अगर ओरिजिनल भी बीमारी आ जाए तो ये पहले से तैयार रहता है। ठीक है, एक्सरसाइज करके एकदम तैयार रहता है और उसके बाद इसको क्या कर देता है? मार के गिरा देता है। यानी हमारा शरीर रोग से बच जाता है।
जिस प्रकार एक आर्मी को क्या किया जाता है, शुरू में ट्रेनिंग दिलवाने के लिए क्या किया जाता है कि ऐसा कुछ पुतला बना दिया जाता है और कहा जाता है कि टारगेट करो, जो स्नाइपर होते हैं माइंड पर, या फिर यहाँ पर एक गोला कर दिया जाता है कि यहाँ आपको गोली मारना है, ठीक है। तो ये पहले ट्रेनिंग में खूब ट्रेनिंग होता है, ट्रेनिंग हो रहा है, उसके बाद क्या होता है कि फाइनल वार में इनको उतारा जाता है और वहाँ पर एक बहुत बेहतरीन तैयार करते हैं। ठीक उसी प्रकार आर्मी की तरह ये टी सेल काम करता है। और ये जो पुतला है इसमें हम क्या करते हैं कि रोगजनक जो भी मृत या दुर्बल जो रोगजनक कोशिका है उसको हम क्या करते हैं वैक्सीनेशन में यानी टीकाकरण में शरीर में हम प्रवेश कराते हैं। यही सारी प्रक्रिया रहती है, ठीक है। आशा है कि आपको ये सेशन अच्छा लगा होगा, तो जो भी लगा हो कमेंट करके बताइएगा। आज के सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू। हेलो जय हिंद साथियों, हम आज कवर करने वाले हैं SSC GATE 2026 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें स्टैटिक का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, भारत के शास्त्रीय नृत्य क्लासिकल डांस को कवर करने वाले हैं, ठीक है। और एक रिवीजन के पर्पज़ से हम बना रहे हैं इसको, क्योंकि इसके पहले ऑलरेडी हम 1 शॉट ले चुके हैं, जितने भी स्टैटिक के पोर्शन होते हैं उन सारे को हम कवर कर दिए हैं, ठीक है। तो अगर आपका कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो फिर आप 1 शॉट देख लीजिएगा, ठीक है, या फिर रिवीजन करना चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल साबित होगा, ठीक। तो आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करते हैं क्लासिकल डांस की बात करते हैं, तो मुख्य स्रोत आखिर ये इसकी चर्चा कहाँ से मिलती है, तो भरत मुनि का एक नाट्य शास्त्र है, ठीक है। भरत मुनि का नाट्य शास्त्र और नंदी किशोर का अभिनय दर्पण है, इसमें हमको क्लासिकल डांस की चर्चा मिलता है। अगर हम इसकी प्रकृति और प्रकार की बात करें तो प्रकृति कैसा होता है, तो आपका लास्य जो होता है स्त्री स्वरूप या फिर शांति का प्रतीक है। लास्य जो होता है, जो लास्य की प्रकृति किस प्रकार का होता है, तो स्त्री स्वरूप होता है और शांति का प्रतीक होता है। वहीं तांडव, शिव तांडव को तो जाने होइएगा, जो तांडव होता है पुरुष स्वरूप होता है और उसमें क्या बताता है, तो क्रोध को बताता है। शैव की बात करते हैं कि जो शिव से संबंधित होता है, भगवान शिव से संबंधित को शैव बोलते हैं और भगवान विष्णु से संबंधित को हम वैष्णव बोलते हैं, ठीक है। अगर हम इसकी मान्यता की बात करते हैं तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। किसके द्वारा, तो संगीत नाटक अकादमी द्वारा कितने मान्यता प्राप्त नृत्य हैं, तो आपके 8 शास्त्रीय नृत्य हैं। और आप ये बताइएगा कि संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब होती है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भरतनाट्यम की। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं, भरतनाट्यम की बात करते हैं। ये किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये आपका, अगर हम बात करते हैं किस चीज़ का प्रतीक है, तो ये आपका अग्नि का प्रतीक है, यानी आग का प्रतीक है। और भरतनाट्यम किस राज्य में है, तो आपका तमिलनाडु का क्लासिकल डांस है, शास्त्रीय नृत्य है। अगर हम अन्य नाम की बात करते हैं तो इसको सादिर, दासी अटम, तंजावुर नाट्यम भी बोलते हैं, ठीक है। सादिर, दासी अटम या फिर तंजावुर नाट्यम के नाम से भी इसको जानते हैं। अगर हम इसकी विशेषता की बात करते हैं तो देवदासियों द्वारा मंदिर में प्रस्तुत किया जाता था। इसको किसके द्वारा, तो देवदासी द्वारा मंदिरों में इसको क्या किया जाता था, तो प्रस्तुत किया जाता था। यह एक हार्य होता है, यानी एकल रूप में किया जाता है, यानी ऐसा नहीं है कि उसमें बहुत सारे लोग मिलकर डांस करते हैं, केवल एक कलाकार के द्वारा ही इसमें डांस किया जाता है, ठीक है। एकल रूप से किया जाता है, एक ही नर्तक द्वारा अनेक भूमिकाएं को अदा किया जाता है, ठीक। अगर हम प्रमुख कलाकार की बात करते हैं किसके, तो भरतनाट्यम की, तो आपके रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गई, ठीक है, पदम सुब्रमण्यम हो गए, मल्लिका साराभाई हो गए, कौन, मल्लिका साराभाई हो गए, ठीक, मृणालिनी साराभाई हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, टी बाला सरस्वती हो गई, नर्तकी नटराज हो गई, लीला सैमसन और सोनल मान सिंह आपके किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। किससे संबंधित है जी, तो ये आपके भरतनाट्यम से संबंधित है। ये ध्यान रखिएगा, बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये चीज़ें आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। कौन कौन, रुक्मणी देवी अरुंडेल हो गई, पदम सुब्रमण्यम हो गए, मल्लिका साराभाई हो गए, किससे संबंधित है, तो भरतनाट्यम से संबंधित है। मृणालिनी साराभाई जब टाइटल आए तो थोड़ा सा ज़्यादा गेस करना चाहते हैं तो आप भरतनाट्यम की तरफ जाइएगा, ठीक है। मल्लिका साराभाई हो गई, मृणालिनी साराभाई हो गई, यामिनी कृष्णमूर्ति हो गई, टी बाला सरस्वती हो गई, नर्तकी नटराज, लीला सैमसन और सोनल मान सिंह आपके भरतनाट्यम से संबंधित है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं हम कुचिपुड़ी की। उसके बाद हम किसकी बात करते हैं, कुचिपुड़ी की। तो जब हम कुचिपुड़ी की बात करते हैं तो किस चीज़ का प्रतीक है कुचिपुड़ी, तो कुचिपुड़ी आपका पृथ्वी का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है, तो आपका पृथ्वी का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है जी, तो आपका ये पृथ्वी का प्रतीक है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि कहाँ का, किस राज्य का ये फेमस क्लासिकल डांस है, तो ये आपका आंध्र प्रदेश का। कहाँ का, तो आंध्र प्रदेश का एक शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है। और कुचेलापुरम में इसे भागवत मेला नृत्य भी कहा जाता है। कहाँ, तो
कुचेलापुरम में इसको क्या कहा जाता है, भागवत मेला नृत्य भी इसको कहा जाता है। विकास और विशेषता की अगर हम बात करते हैं तो प्रारंभ में क्या था कि केवल ब्राह्मण लड़कों द्वारा इसको प्रस्तुत किया जाता था। प्रारंभ में शुरू में केवल ब्राह्मण लड़कों द्वारा प्रस्तुत किया जाता था, लेकिन आधुनिक रूप के जनक की अगर हम बात करते हैं तो तीर्थ नारायणयति इसके अगर हम शिष्य की बात करते हैं तो सिद्धेंद्र योगी जो है, ठीक है। आधुनिक रूप के जनक कौन है, तो तीर्थ नारायण यति है, और एक शिष्य किसके शिष्य है, तो ये आपके सिद्धेंद्र योगी के। प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो कुचिपुड़ी के प्रमुख कलाकार, ध्यान रखिएगा नाम से आपके एग्जाम में प्रश्न बन जाता है, तो वेम्पति चीना सत्यम है, यामिनी कृष्णमूर्ति है, मल्लिका साराभाई है, अर्पणा सतीशन है, स्वप्न सुंदरी है, शोभा नायडू है, और हलीम खान है। कौन, हलीम खान है। ये आपके किससे संबंधित है, तो ये आपके कुचिपुड़ी से संबंधित है, ठीक है। जिनके नाम में रेडी से समाप्त होते हैं, जिनका नाम रेडी से समाप्त होते हैं वे प्रायः कुचिपुड़ी से संबंधित होते हैं, ठीक है। जिनका नाम रेडी से समाप्त होते हैं वे प्रायः क्या होते हैं, कुचिपुड़ी से संबंधित होते हैं। जैसे राधा रेड्डी, दीपिका रेड्डी, मतलब रेडी कुचिपुड़ी के लिए एकदम रेडी। जिनके नाम लास्ट रेडी शब्द आता है, रेडी से समाप्त होता है, वे प्रायः किससे संबंधित होते हैं, किस डांस से संबंधित होते हैं, तो आपके ये होते हैं प्रमुख, ये आपके कुचिपुड़ी से संबंधित होते हैं, रेडी शब्द से समाप्त होने वाले नाम, ठीक। यामिनी कृष्णमूर्ति की बात करते हैं या फिर मल्लिका साराभाई की बात करते हैं तो ये आपका भरतनाट्यम से भी संबंधित है, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम बात करते हैं आगे की, मोहिनीअट्टम की बात कर लेते हैं। तो मोहिनीअट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है, क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य है, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो मोहिनीअट्टम की बात करते हैं तो क्लासिकल डांस किस राज्य का, रुक जाओ मेरे भाई, तो ये है आपका केरल का। किस राज्य का है जी, तो ये है आपका केरल का है, ठीक है। ये किस चीज़ का प्रतीक है, तो मोहिनीअट्टम जो है, मोहिनीअट्टम है वायु का प्रतीक है, ठीक है। किस चीज़ का प्रतीक है, तो वायु का प्रतीक है। जो हम कुचिपुड़ी देखे थे वो पृथ्वी के प्रतीक थे, ठीक है। भरतनाट्यम देखे थे वो किस चीज़ के प्रतीक थे, तो भरतनाट्यम आपके अग्नि के प्रतीक थे, और मोहिनीअट्टम किस चीज़ के प्रतीक है, तो वायु के प्रतीक है। अगर हम स्वरूप की बात करते हैं तो जो देखिए भैया, अगर मोहिनी जो है भगवान विष्णु के रूप से संबंधित है, ठीक है। झटके नहीं होते हैं, नृत्य कोमल और मृदु होती है। नृत्य क्या होती है, कोमल और मृदु होती है। और इसमें कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, 24 हस्त मुद्राओं का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। कितनी हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, तो 24 हस्त मुद्राओं का उपयोग किया जाता है, ठीक है। मजमूदार नाग द्वारा व्यवहार माला और पुनरुद्धार VN मेनन द्वारा इसे पुनर्जीवित किया गया है। इस बात को भी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर हम प्रमुख कलाकार की बात करते हैं, अगर हम मोहिनीअट्टम के प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो आपके स्मिता राजन, कालामंडलम कल्याणी कुटी अम्मा, सुनंदा नायर, जयप्रभा मेनन और पल्लवी कृष्णन है। कौन, पल्लवी कृष्णन, ठीक। अब हम बात कर लेते हैं कथकली की। अब हम किसकी बात कर लेते हैं, कथकली की। तो कथकली भी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका ये केरल का ही है, ठीक है। मोहिनीअट्टम, और एक तो मोहिनीअट्टम हो गया केरल का, और दूसरा कथकली मोहिनीअट्टम, ठीक है। तो रामायण और महाभारत पर आधारित है। किस चीज़ पर आधारित है, तो रामायण और महाभारत पर आधारित है, ठीक है। और VN मेनन द्वारा पुनर्जीवित किया जाता है। इसमें कितने हस्त मुद्रा का उपयोग किया जाता है, तो मोहिनीअट्टम में भी 24 हस्त मुद्रा था, इसमें भी 24 हस्त मुद्रा है। और इसमें 9 भावों का प्रयोग किया जाता है। किसमें, 9 भावों का इसमें क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। 5 प्रमुख वेशभूषा होता है। 5 क्या होता है, प्रमुख वेशभूषा होता है। एक पाचा बोलते हैं हारा को, हारा जो रंग होता है उसको हम पाचा बोलते हैं। और पाचा किस चीज़ का प्रतीक होता है, तो शांति का प्रतीक होता है। काठी जो होता है लाल का प्रतीक होता है, और यह कठोर बताता है। जो काला होता है जिसको हम कारी बोलते हैं, यह दाढ़ी का प्रतीक होता है। किस चीज़ का, दाढ़ी का प्रतीक होता है। और जो पीला होता है जिसको मिनुक्कू बोलते हैं, चमकदार होता है, ठीक है। तो ये इसमें मेकअप किया जाता है, इन कलर का उपयोग किया जाता है। अगर हम प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो प्रमुख कलाकार आपके मृणालिनी साराभाई है, PB बालकृष्णन है, कोटाकल नंद कुमार नायर है, कुंचू कुरूप है और गोपीनाथ है। कुंचू कुरूप और गोपीनाथ है। एक तो मृणालिनी साराभाई हो गए, दूसरे PB बालकृष्णन हो गए, तीसरे कोटाकल नंद कुमार नायर हो गए, उसके बाद कुंचू कुरूप हो गए और गोपीनाथ हो गए, ठीक। उसके बाद हम ओडिसी की बात करते हैं। नाम में ही स्पष्ट है किस राज्य का एक क्लासिकल डांस है, किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका उड़ीसा का है। किस राज्य का है, तो उड़ीसा का है। किस चीज़ का प्रतीक है, तो जल का प्रतीक है। किस चीज़ का प्रतीक है, तो जल का प्रतीक है। अगर हम बात करते हैं प्रमुख कलाकार की, अगर हम प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो माधवी मुदगल, सोनल मानसिंह, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है ये, सोनल मानसिंह, माधवी मुदगल, कुमकुम मोहंती, किरण सहगल, मायाधर राउत और इंद्राणी रहमान, ये आपके
ओडिसी डांस से संबंधित है। अगर हम याद रखने की ट्रिक की बात करते हैं तो जिनके नाम में मुँह पात्रा या दास से समाप्त होते हों, जिनका नाम मुँह पात्रा या दास से समाप्त होते हो, वे प्रायः उड़ीसा से संबंधित होते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं केलुचरण मोहपात्रा, सुजाता मोहपात्रा, रतिमा मोहपात्रा, ये सभी के सभी किससे संबंधित होते हैं? ये सभी के सभी आपके ओडिसी डांस से संबंधित है। ठीक है, मोहपात्रा से समाप्त हो या फिर दास से समाप्त हो तो उसको हम क्या नाम देते हैं? लगभग गेस अगर करना होगा तो डेफिनेटली मैक्सिमम चांस होता है, 90% से ज़्यादा चांस होता है कि वह ओडिसी से संबंधित हो। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करते हैं आगे की कथक की, तो कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य का? तो उत्तर प्रदेश का आपका ये शास्त्रीय नृत्य है कथक। ठीक है, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। हिंदुस्तानी संगीत पर आधारित है। किस पर आधारित है? तो हिंदुस्तानी आपका संगीत पर आधारित है। और एकमात्र भारतीय नृत्य जिसमें फारसी तत्व शामिल है। एकमात्र ये भारतीय नृत्य है जिसमें कौन सा तत्व शामिल है? तो फारसी तत्व भी शामिल है। ठीक, उसके बाद बात करते हैं कि संरक्षक कौन है? तो अवध के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह, जो कि 1857 की क्रांति में यही थे, वाजिद अली शाह थे। संरक्षक अवध के अंतिम नवाब थे, कथक के संरक्षक के रूप में जाने जाते हैं। अगर हम प्रमुख कलाकार की बात कर लेते हैं तो प्रमुख कलाकार आपका सितारा देवी, कमलिनी अस्थाना, नलिनी अस्थाना, नारायण प्रसाद, कलिका प्रसाद, ईश्वरी प्रसाद, विद्या गौरी अडकर, कुमुदिनी लाखिया, गीतांजलि लाल, गोपी कृष्ण, शोभना नारायण, ये सभी के सभी आपके कथक से संबंधित है। ध्यान रखिएगा, इसमें जनरली अगर प्रसाद शब्द आ जाता है लास्ट में तो मैक्सिमम देखा जाता है कि वो कथकली से ही संबंधित होते हैं। ठीक, कथकली से ही संबंधित होते हैं। ठीक, या तो देवी शब्द आ जाए या फिर आपका प्रसाद शब्द आ जाए तो ऐसा मान लीजिएगा कि लगभग वो मैक्सिमम चांस होता है कि वह कथकली से ही संबंधित होते हैं। और उसके अलावा जिनके नाम में महाराज आता है, वे कथक से जुड़े होते हैं। जैसे बिरजू महाराज हो गए, लच्छू महाराज हो गए, अक्षर महाराज हो गए, शंभू महाराज हो गए। एक तो महाराज हो गया, दूसरा आपका प्रसाद हो गया, तीसरा आपका देवी हो गया, महाराज प्रसाद है देवी। ठीक है, ये सभी के सभी आपके किससे संबंधित होते हैं? तो ये सभी के सभी आपके कथक से संबंधित होते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं मणिपुरी की। नाम से ही स्पष्ट है किस राज्य की यह शास्त्रीय नृत्य है। तो ये आपका मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य है। किस राज्य के शास्त्रीय नृत्य है? तो ये आपका मणिपुर के शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है, अगर हम इसके प्रवर्तक की बात करते हैं तो राजश्री भाग्यचंद्र है। कौन है प्रवर्तक? तो राजश्री भाग्यचंद्र है। अगर हम नृत्य के प्रकार की बात करते हैं तो इसमें 3 प्रकार के नृत्य होता है। एक तो रासलीला होता है, दूसरा आपका संकीर्तन होता है और तीसरा आपका थांगता होता है। रासलीला में क्या होता है? तो रासलीला में आपका राधा और कृष्ण पर आधारित होता है। रासलीला किस पर आधारित होता है? तो जो रासलीला होता है आपका जो रासलीला होता है राधा और कृष्ण पर आधारित होता है। जो संकीर्तन होता है किस चीज़ पर आधारित होता है? तो पुंग वाद्य यंत्र के साथ प्रदर्शित किया जाता है संकीर्तन यानी। और थांगता जो होता है एक युद्ध कला है। थांगता क्या है? एक युद्ध कला है, मार्शल आर्ट पर यह आधारित होता है। थांगता क्या है? कि एक युद्ध कला मार्शल आर्ट पर यह आधारित होता है। अगर हम प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो गुरु विपिन सिंह है, बिंबावती देवी है, निर्मला मेहता है और चारू माथुर है, राजकुमार सिंहजीत सिंह है। विशेष पहचान की बात करते हैं तो झावेरी बहने और वे कलाकार जिनके नाम सिंह से समाप्त होते हैं, झावेरी बहने और वे कलाकार जिनके नाम सिंह से समाप्त होते हैं मुख्य रूप से मणिपुरी से संबंधित होते हैं। ठीक, अब हम बात कर लेते हैं सत्रिया की। तो सत्रिया किस राज्य का आपका फेमस क्लासिकल डांस है? तो ये आपका सत्रिया जो है असम का शास्त्रीय नृत्य है। इसके अगर हम जनक की बात करते हैं तो श्रीमंत शंकरदेव है। ठीक है, 15वीं सदी के वैष्णव संत थे। और विशेषता की बात करते हैं तो बोरगीत संगीत का इसमें उपयोग किया जाता है। किसका? बोरगीत संगीत का इसमें क्या किया जाता है? तो उपयोग किया जाता है। भगवान कृष्ण पर यह आधारित है। अंकिया नाट का मंचन किया जाता है। इसमें माठी अखड़ा, अप्सरा नृत्य, चाली और दशावतार के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। वर्ष 2000 में शास्त्रीय नृत्य के रूप में इसको क्या किया जाता है? इसको शामिल किया जाता है। कब? शुरू में शामिल नहीं था लेकिन 2000 ईस्वी में इसको शामिल कर लिया जाता है। किसको? सत्रिया की। और सत्रिया किस राज्य का नृत्य है? तो असम का है। ठीक है, कुचिपुड़ी किस राज्य की है? तो आंध्र प्रदेश का, ध्यान रखिएगा। कथकली किस राज्य की है? मोहिनीअट्टम किस राज्य की है? आपको कमेंट करके बताना है। और फिर आपको बताना है कि भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, ये भी कमेंट करना है। ठीक, अगर हम सत्रिया की प्रमुख कलाकार की बात करते हैं तो जतिन गोस्वामी होगा, भूपेन हजारिका होगा, गुरु घनकांत बोरा हो गए, मणिराम दत्ता हो गए, बरबान हो गए, इंदिरा बोरा हो गई और शरोदी शौकिया हो गए। ये सभी के सभी किससे संबंधित होते हैं? ये सभी के सभी जो कलाकार हैं ये सत्रिया शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। ठीक है, और किस राज्य का है सत्रिया? ये असम राज्य का है। बहुत इंपॉर्टेंट है, 7 सिस्टर का भाग हो जाता है जिसके कारण ये बहुत फेमस है और बहुत बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक, अब हम बात करते हैं कि कला की प्रमुख संस्था की अगर हम बात करें तो जो दिल्ली है संगीत नाटक अकादमी या फिर इंडियन नेशनल स्कूल ऑफ डांस,
नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कथक 1964 में इसकी स्थापना होती है। कथक स्कूल जो कि पंडित बिरजू महाराज द्वारा स्थापित किए जाते हैं और है कहाँ है सभी के सभी संगीत नाटक अकादमी की बात करें, ठीक है। या फिर कथक स्कूल आपके दिल्ली में है। अहमदाबाद में कुछ अकादमी है, जैसे आपका दर्पणा अकादमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स हो गए, मृणालिनी और विक्रम साराभाई के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है 1949 में। उसके बाद कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक, ये भी अहमदाबाद है यानी गुजरात में है, ठीक है, गुजरात में है। ये कुमुदनी लखिया के द्वारा 1967 में स्थापित किया जाता है। कदम स्कूल ऑफ डांस एंड म्यूजिक कुमुदनी लखिया द्वारा 1967 में इसकी स्थापना की जाती है, ठीक। मुंबई की अगर हम बात करते हैं, नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय। अब नालंदा नृत्य, एक तो नालंदा महाविद्यालय आपका बिहार में है, लेकिन अगर हम डांस से संबंधित अगर हम बात करते हैं तो नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय कहाँ है, तो आपका ध्यान रखिएगा ये आपका मुंबई में है, ठीक है। नालंदा नृत्य कला महाविद्यालय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स आपका कहाँ है, तो मुंबई में है। कला क्षेत्र स्कूल ऑफ डांस रुक्मानी देवी द्वारा स्थापित किया जाता है, एक कहाँ है, तो चेन्नई में है। उसके बाद बात करते हैं नेहरू मणिपुर डांस अकादमी, इसके नाम में ही स्पष्ट है, आपके एग्जाम में नहीं पूछेगा, बाई चांस पूछ भी दिया जाता है तो आप ध्यान रखिएगा मणिपुर में स्थापित किया जाता है गोविंद जी नृत्यालय, ये भी आपका मणिपुर में है, ठीक। उसके बाद बात करते हैं कि अब तक हमने क्या पढ़ा। भरतनाट्यम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आपका ये तमिलनाडु का। भरतनाट्यम किस राज्य का, तमिलनाडु का, ठीक है। किस चीज़ का प्रतीक है, तो अग्नि का प्रतीक है। और एक आहार देवदासी परंपरा से संबंधित है ये, ठीक है। कुचिपुड़ी बात करते हैं तो ये आंध्र प्रदेश से संबंधित है। कुचिपुड़ी किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो आंध्र प्रदेश का। किस चीज़ का प्रतीक है, तो पृथ्वी का, ठीक है। विशेषता क्या है कि भागवत मेला पर इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसको जनरली ध्यान रखिएगा रेडी उपनाम होता है, जिसके लास्ट में रेडी शब्द जुड़ा हो तो सामान्यतः वह देखा जाता है कि कुचिपुड़ी से संबंधित होता है। अगर हम मोहिनी अट्टम की बात करते हैं तो केरल से संबंधित है। कथकली की बात करते हैं तो ये भी केरल से संबंधित है और इसमें 24 हस्त मुद्राएं का उपयोग किया जाता है मोहिनी अट्टम में, और महिलाओं के द्वारा एकल के रूप में इसको प्रस्तुत किया जाता है। इसमें कितने प्रकार के मेकअप का प्रयोग किया जाता है, तो 5 प्रकार के मेकअप का प्रयोग किया जाता है। और किस पर आधारित है, तो रामायण और महाभारत पर आधारित है। अगर हम ओडिसी की बात करते हैं तो यह किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो उड़ीसा का है। किस चीज़ का प्रतीक है, तो जल का है। और वैसे भी उड़ीसा जो है आपका नहीं, ये सूट नहीं करेगा कि उड़ीसा बंगाल की खाड़ी के पास में है। तो आप कहिएगा कि ये तो आपका तमिलनाडु और केरल भी तो ऐसे ही है, तो तमिलनाडु और केरल ऐसे है तो उसका तो आप जानते नहीं हैं कि भरतनाट्यम कुचिपुड़ी भरतनाट्यम है और मोहिनी अट्टम है, ठीक है। जो आपका हम क्या बात कर रहे थे, ओडिसी की बात कर रहे थे, तो किस चीज़ का प्रतीक है, तो जल का प्रतीक है। ओडिसी जो है किस चीज़ का, त्रिभंगी मुद्रा पर आधारित होता है। और लास्ट में अगर मोहपात्रा या दास शब्द उपनाम आए तो समझ लीजिएगा कि वो जनरली क्या होता है, तो ओडिसी से संबंधित होता है। अगर हम कथक की बात करते हैं तो कथक किस राज्य की शास्त्रीय नृत्य है, तो उत्तर प्रदेश की है। हिंदुस्तानी संगीत और फारसी प्रभाव इसमें देखने को मिलता है और महाराज उपाधि होता है इसमें, ठीक है। मणिपुरी नृत्य है, मणिपुर राज्य से संबंधित है। और इसकी अगर विशेषता की बात करते हैं तो थांगता यानी मार्शल आर्ट या फिर पुंग चोलोम पर आधारित होता है। और उपनाम की बात करते हैं कि झावड़ी बहने लाश में होती है या फिर सिंह उपनाम होता है। अगर हम क्षत्रिय की बात करते हैं जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। और अगर हम विशेषता की बात करते हैं तो बोरगीत, श्रीमंत शंकरदेव, अंकिया नाट आदि इनकी विशेषता है, ठीक है। आज के सेशन में इतना ही, चलिए मिलते हैं कुछ देर के बाद, ठीक है। तब तक बढ़ते रहिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। आपको यह सेशन कैसे लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू अगेन।